सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं यार, सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा लेक्चर होगा, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा यार। 2 घंटा का लेक्चर होगा और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, पूरा सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें वो पढ़ाऊंगा, ये अगर बिगनर के लिए पढ़ाऊंगा, मतलब जो प्रोग्राम के कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब 11th और 12th में बस वो बायोलॉजिकल साइंस या आप बोलो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई किए थे। और वहाँ पर वो कुछ जो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कंप्यूटर साइंस की बात करो या कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करो, तो वो पढ़ाई मतलब पढ़े नहीं थे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं यार, सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पढ़े नहीं हो तो यहाँ पर आपको क्या सिखाई जाएगी, बिगिनर जो चीज़ है यार, मतलब बिगिनर के लिए जो फॉलो करनी पड़ेगी वो यहाँ पर पढ़ाई जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो को पूरा एंड, मतलब शुरू से एंड तक देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले वीडियो को स्किप मत करना यार, थोड़ा आगे जाना। और ये मतलब पूरा वीडियो को, मतलब 2 घंटा की जो वीडियो है, आपको 5 दिन या 10 दिन लगा दो इसे देखने में। समझ में आ रहा है पॉइंट? और अच्छी तरह से इसे वीडियो को कंप्लीट करो। और अगर ये कंप्लीट करोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ब्रांच की बात करो, अगर बीसीए की बात करूं, अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, इस ब्रांच की अगर मैं बात करूं यार, ये जो चीज़ ना, ये आपको पढ़ाई जाएगा। अगर मैं आप बीटेक कर रहे हो या बीसीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी पढ़, मतलब अब जो मतलब कंप्यूटर रिलेटेड जो काम मतलब पढ़ रहे हो, वहां पर क्या हो रहा होता है यार, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देरी करूंगा नहीं। तो यहाँ पर बस जो टॉपिक पढ़ाई जाएगी यार, वो टॉपिक ये है कि आपको कुल मिलाकर ये टॉपिक पढ़ाई जाएगी 8 टॉपिक। ये बेसिक चीज़ है यार, ठीक है, आपको पता है, क्योंकि मैं एक सी प्लस प्लस की कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो बाद में आएगा। ठीक है, ये सी अगर पहले सी सीख जो, मतलब थोड़ा बेसिक आइडिया ले लो, उसके बाद हम सी प्लस प्लस से मूव करेंगे। और वहाँ पर बहुत डेडिकेटेडली एक सुंदर सा स्ट्रक्चर आएगा, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पता है आपको। ठीक है, देखो पहले तो आपको बता दूं सी लैंग्वेज क्या है यार। प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है यार? ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है, आप इंसान हो, ह्यूमन, आप इंसान हो, और कंप्यूटर क्या है वो समझता नहीं है। ठीक है ना, ह्यूमन और कंप्यूटर, इस दोनों के अंदर, इस ह्यूमन और कंप्यूटर, ह्यूमन मतलब आप अंग्रेजी बोलते हो, आई एम गोइंग एनीथिंग, आप अंग्रेजी बोलते हो। और कंप्यूटर क्या बोलता है? कंप्यूटर बोलता है 01011010 समझ आ रहा है? और आप और कंप्यूटर जब एक माध्यम पे जाकर अटकाओगे, उसे हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है। ठीक है, मैं ज़्यादा देर करूंगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे के अंदर मुझे, या 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर मुझे इसे पूरा एंड करना है। ठीक है, तो चलो यार, तो पहले आपको क्या करना है, इस कोड क्या होता है वो मतलब बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये कर लो यार, मतलब अगर भाई मान लो ये क्या पढ़ा रहा है, ये क्या पढ़कर क्या फायदा। बस अगर ये 2 घंटा, 2 घंटा या 2.5 घंटा के लेक्चर आप अच्छी तरह से कर रहे हो ना, आपकी मतलब क्या बोलो यार, मतलब जब फर्स्ट ईयर में जाकर एडमिशन लोगे कॉलेज वॉलेज में, तो वहां पर आपकी बहुत ही मतलब समझ सकते हो कि हाँ भाई मैंने तो कुछ किए थे। बस उस टाइम मैंने अगर ये पढ़ लेता था तो मतलब बहुत अच्छा होता। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस आपको मैं यही बोलूंगा कि अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी एक स्किल बढ़ता जाएगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें एक चीज होती है कि आपको एक कंपाइलर आपको एक इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, जो है कोड ब्लॉक्स। ठीक है, आपकी अगर सी लैंग्वेज की अगर कोडिंग की बात करूँ तो आपको एक कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, बस आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को देखते जाओ और खाता में लिखते जाओ बस। ठीक है, तो आपकी एक बहुत ही स्किल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है यार, पहले गूगल पे जाकर आपको डाउन बस लिखना है डाउनलोड कोड ब्लॉक्स। ठीक है, डाउनलोड कोड ब्लॉक्स बस लिखना है और ऐसे सर्च करना है। ठीक है, अगर इंटरनेट कनेक्ट कर आपको लिखना है और उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड कोड ब्लॉक्स ऑप्शन पे। ठीक है, जो पहले जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे यार, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आपको क्या करना है यार, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड द फाइनल रिलीज, बस यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे यार, आपको ये पूछता है मतलब आपकी क्या है, अगर आपकी विंडोज है या लिनक्स है या मैक है, तो आपकी उसके हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा। तो मेरा है विंडोज, तो मैं विंडोज पे क्लिक कर रहा हूँ। विंडोज पर जब भी हम क्लिक करेंगे यार, एक चीज आपको नोटिस करने वाली बात होगी कि यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। बहुत सारा ऑप्शन मतलब यहाँ पर देखो, ये चौथा वाला जो है 1 2 3 4, ये चौथा वाला, ये वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जब भी यहाँ पर क्लिक कर देंगे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैंने मतलब ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगा यार, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखो यार यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कहीं पर भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखो यार यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ओके चलते हैं। अब डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, इसे खोलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, बस आपकी वो फाइल है उसे ओपन कर लेना है यार।
ठीक है। और फाइल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, माई पीसी पे जाना है, ठीक है। माई पीसी है या कुछ भी आप जहाँ पर वो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे मेरा डाउनलोड ऑप्शन पे हो रहा है, तो मैं जस्ट डाउनलोड पे जाऊँगा और डाउनलोड पे जाकर मेरा ऑलरेडी डाउनलोड था तो मैंने डाउनलोड किया नहीं है, ठीक है। आपको जो पहले आप मतलब अगर पहली बार कर रहे हो तो मतलब सबसे यहाँ पर आगे आएगा, ठीक है, आगे आपके आगे में एक आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा अभी जो कोड ब्लॉक्स है यार, कोड ब्लॉक्स ये वाला है, ये पर देख सकते हो कोड ब्लॉक्स, हमारी कोड ब्लॉक्स 20.03 ये वाला, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा यार, ये यहाँ पर क्लिक करने के मतलब डबल क्लिक करने के पहले मतलब करने के बाद ही आपको ये पूछेगा यस, तो बस आपको यस करना है, ठीक है यार। और यस करने के बाद मैं इसे काट देता हूँ। यस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आई एग्री, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। ये बेसिकली क्या होगा यार, ये बोल रहा है कि ठीक है, तो क्या कर देता हूँ, ये ऑलरेडी हमारी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, हमारी जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता जाएगा, ठीक है। देखो यार, तो यार हमारी हो चुका है और मैं यहाँ पर जस्ट यस करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, और ये फिनिश्ड। ओके, तो हमारी जो कोड ब्लॉक्स जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हमारी वो जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट भी आ जाएगा यार, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऐसा शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो यार अभी इसे काम करने दो, ठीक है। ये ओपन हो चुका है यार, ठीक है। बस अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको कॉर्नर पे ले जाता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आने वाला है और आपको क्या करना है बस, मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा नहीं, जब हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे वहाँ पर मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है बस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये एम्प्टी फाइल पे यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको एम्प्टी फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, बस यहाँ पर आपको कर देना, उधर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपको लिखना है कुछ भी, मान लो मैंने लिख दिया 1, ठीक है। और आपको बस क्या लिखना है 1.c, मतलब आगे प्रोग्राम की कुछ नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डॉट देकर आपको बस सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सी लैंग्वेज काम कर रहे हो इसलिए आपको सी लिखना पड़ेगा, सी प्लस प्लस नहीं, ठीक है। बस नाम लिखना है, उसके बाद डॉट देकर सी लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देना है, ठीक है। तो हमारी जो चीज़ें थी यार वो हमारी काम हो जाएगा, समझ आ रहा है पॉइंट। चलो तो फिर एक काम कर देता हूँ इसे, ठीक है यार। तो ओके ओके, चलो तो ये हमारी हो गई, ठीक है ना। चलो अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी अब हमने पढ़ने वाला है यार, तो हम बेसिक वो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं बस उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम बाद में करेंगे, ठीक है। बस पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक हेडर फाइल देना है जो है हैज़ इंक्लूड stdio, ठीक है, stdio.h, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ये हेडर फाइल दे देना है और हेडर फाइल देने के बाद आपको लिखना है बस int main, ठीक है। तो ये ये stdio.h क्या है, एक हेडर फाइल है जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि इस हेडर फाइल में दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब क्या रहता है, इसमें इंक्लूड कर रखे हैं और वो है प्रिंटफ और स्कैनफ, ठीक है। इतना डिटेल्स में जाने के लिए जरूरत नहीं है, बस थोड़ा मतलब जो बोला जा रहा है बस उसे ध्यान दो यार, ठीक है ना। चलो तो फिर मैं एक काम करता हूँ, बस यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बस देखो यार मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ करने के बाद मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ विश्वजीत, ठीक है। मेरा नाम, जैसे कि मेरा नाम विश्वजीत लिख दिया। तो बेसिकली क्या हुआ ये कि मेरा जो नाम था वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा यार तो देख सकते हो ये विश्वजीत जो है ये आ चुका है हमारा, ठीक है ना, विश्वजीत आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज और लिखूं \n, इसे कहते हैं \n, तो बेसिकली होगा पहले विश्वजीत प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद \n आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे रन करूंगा यार, देखो यहाँ पर एक स्पेस आ चुका है, समझ में आ रहा है पॉइंट, यहाँ पर एक स्पेस आया है, ठीक है ना। अभी जब हम यहाँ पर जब लिख नहीं रहे थे बैकस्पेस इन नहीं जब दे रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पर स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ इसके अंदर में कुछ भी लिख सकते हो, अगर मान लो मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मुझे लिखना है कि हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। चलो तो स्पेलिंग गलती अगर हो जाएगा तो मतलब प्रोग्राम पे एरर आएगा, ठीक है। तो जस्ट हेलो वर्ल्ड लिख लो, हेलो वर्ल्ड, तो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया यार। तो बेसिकली अब अगर मैं ऐसे रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा हमारा, ठीक है। देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है पर उसके बाद हम बैकस्पेस नहीं आ रहा है, तो इसलिए सॉरी उसके अंदर नेक्स्ट लाइन पे नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर \n दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गई हमारी काम, मैं इसे हटा रहा हूँ। अभी जो पढ़ने वाला है यार वो है डेटा टाइप, ठीक है। तो आप ये क्या हो रहा है,
प्रोग्राम बेसिकली कैसे काम कर रहा है, तो प्रोग्राम बेसिकली ये हो रहा है कि जब कंपाइलर, ये कंपाइलर है, ये बताया आपको मैंने, आपको कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसमें आपको कोड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, कोड ब्लॉक्स है। और कोड ब्लॉक्स जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर बेसिकली ऐसे काम करता है, कैसे काम करता है, बेसिकली ऐसे काम करता है कि ये जो चीज़ है यार, पहले आएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर आएगा, पहले हेडर फाइल देखेगा, ठीक है। हेडर फाइल में क्या है, stdio.h, और अंदर में घुसेगा, और अंदर में घुस कर वो उसका काम जो है बेसिकली वो काम करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, डेटा टाइप होता है। जैसे कि मान लो मैंने मैथ्स पे, हम जब मैथ्स पे पढ़ते थे यार, जैसे कि मान लो 10+30, तो 10+30 कितना होता है, 10+30 40 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होता है यार, तो आपको क्या करना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, मतलब ये दो बार अगर मैं यार दो बार अगर मैं दो बार ऐसे लिख देता हूँ यार फॉरवर्ड, अगर मैं दो बार फॉरवर्ड स्लैश लिख देता हूँ, और उसके बाद अगर कुछ भी लिखता हूँ, अगर कुछ भी मान लो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड या कुछ भी, तो वो क्या करता है, कंपाइलर इसे पढ़ता नहीं है। समझ में आ रहा है, कंपाइलर इसे पढ़ता नहीं है। तो बस मैं अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम जो डेटा टाइप पढ़ने वाला है वो है, पहला जो है हमारा वो है इंट, ठीक है। पहले जो पढ़ेंगे हम इंट पढ़ेंगे, मैं बस उसे लास्ट में ये बैक स्लैश सॉरी फॉरवर्ड स्लैश दे दूंगा, ठीक है, उसके लिए जरूरत नहीं है। तो पहले हम जो पढ़ने वाला है इंटीजर, और दूसरा जो पढ़ने वाला है वो है फ्लोट, और तीसरा जो है वो हमारा कैर, ठीक है, तीसरा जो है हमारे कैर, और चौथा जो है हमारी डबल, ठीक है। चौथा जो पढ़ने वाला है डबल। तो बेसिकली हम इस तीन चीज सॉरी ये चार चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं यार इंटीजर के बारे में, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, यार इंटीजर के बारे में बात करेंगे। तो इंटीजर कैसे काम करता है, तो थोड़ा सोचो। इंटीजर मतलब ये बोलता है, इंटीजर मतलब आप उसमें कुछ डेसिमल नंबर नहीं होगा। और डेसिमल नंबर मतलब क्या है, पॉइंट, मतलब अगर मान लो 0.1, 0.2 या 1 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट देकर जो नंबर है वो डेसिमल आ रहा है, ठीक है ना। तो इंटीजर ये बोलता है कि इंटीजर में कुछ डेसिमल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ डेसिमल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और ये फ्लोट क्या करता है, फ्लोट क्या आता है, डेसिमल नंबर आएगा। कैर मतलब क्या, कैर मतलब कैरेक्टर, ठीक है ना। कुछ कैरेक्टर मान लो, जैसे कि मान लो विश्वजीत घोष, तो BIASWAJIT, तो बी, तो ये कैरेक्टर, ये क्या है, ये कैरेक्टर है। तो कैर में आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और डबल मतलब क्या है, होता है यार, ये डबल मतलब फ्लोट का ही भाई है, मतलब फ्लोट का दादा है ये डबल। और डबल में डबल ये बोलता है कि आप मल्टीपल डेसिमल नंबर रख सकते। मल्टीपल डेसिमल नंबर मतलब जो बड़े बड़े नंबर होते हैं आप वहां पर रख सकते हो डेसिमल, ये सॉरी डबल पे। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो चलो एक एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया इंट ए, ठीक है, इंट ए इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये ऐसे काम कर सकते हो, ए इज इक्वल्स टू 20। तो बेसिकली मतलब हो ये रहा है कि इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 20। जैसे कि मानो मैथ्स में हमने लिखे थे एक्स इज इक्वल्स टू 30 या वाई इज इक्वल्स टू 40 या कुछ भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये ऐसे काम करता है, समझ आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर क्या है, इंटीजर तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया, ये डेटा टाइप है इंटीजर। और ए क्या है यार, ए इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश देकर मैं लिखूँ ए इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या है यार, ए है वेरिएबल, ठीक है। तो चलो यार, ये तो हो गई हमारे काम। तो और ए इज इक्वल टू 20, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं कुछ भी को, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया इंट वी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी इंटीजर नहीं लिखूंगा यार, इंटीजर मैंने ऑलरेडी एग्जांपल ले लिया। तो मान लो मैंने फ्लोट लिख दिया, फ्लोट बी इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 20.50, 20.50 लिख दिया। समझ में आ रहा है, जहां पर फ्लोट क्या है, फ्लोट है डेटा टाइप, और बी क्या है यार, बी है वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है। और बी में हम क्या रखते हैं, कुछ डेसिमल वैल्यू, क्योंकि हमने पहले डेटा टाइप जो दे दिया फ्लोट दे दिया, फ्लोट में क्या रख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू। सिंपल है, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप खाता में इसे सीडो कॉपी बनाओ, ठीक है। ओके, तो फ्लोट हो गई हमारी काम। अभी कैर की बात करेंगे। तो पहले आपको जस्ट लिखना पड़ेगा कैर, उसके बाद अगर लिख सकते हो भी लिख सकते हो, और भी इज टू क्या कर सकते हो यार, अंदर में कुछ भी लिख सकते हो, कोट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, बस ये वाला, ठीक है ना यार। ये कोट्स है और डबल कोट्स पता है आपको कैसे लिखना है। तो भी इज टू या सी मान लो, कुछ भी, भी नहीं क्यों लिखूंगा, सी लिखते हैं, सी इज टू ए, ऐसे लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं डबल की बात करूँ यार, डबल, तो डबल मैंने बताया कि डबल क्या है यार, डबल है फ्लोट का भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी मल्टीपल डेसिमल वैल्यू रख सकते हो, अगर मतलब मल्टीपल नहीं, मतलब ज्यादा वैल्यू रख सकते हो, अगर 45 पॉइंट कुछ भी मान लो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सी आउट करा देते हैं, मतलब प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको बस लिखना है क्या, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ आपको लिखना पड़ेगा। और अंदर में, ठीक है, प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। और अंदर में आपको अगर ए की बात करूँ तो ये प्रिंट करा देगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, और ठीक है, अगर मैं इसे रन करूंगा यार, तो हो ये रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो यार, अगर मैं ए को ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब देखो कुछ भी नहीं आ रहा है,
मतलब आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक चीज वो सी लैंग्वेज में। अगर मैं सी प्लस प्लस की यहाँ पर बात करता ना तो बहुत ही इजी तरीके से ये बाहर हो जाता, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वो डायरेक्टली वो प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है ना। आउटपुट क्या आता है, आउटपुट कुछ भी नहीं आता है। इसको एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्या है, प्रॉब्लम है बस। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको डबल कोट्स देना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है यार, कमा देकर ए लिखना पड़ेगा, परसेंटेज डी कमा देकर ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारी ए जो वैल्यू है 20, तो हमारे 20 आ जाएगी। समझ आ रहा है पॉइंट। तो चलो यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन देता हूँ। तो फिर आपने एक चीज तो नोटिस की है कि परसेंटेज डी अगर हम दे देंगे तो बेसिकली वो क्या करेगा, थोड़ा सोचो। परसेंटेज डी अगर दे देंगे तो ये ए मतलब इंटीजर जो चीज है, इंटीजर को हम सी आउट करा सकते हैं, मतलब प्रिंट करा सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो अभी हम फ्लोट की बात करेंगे, उसके बाद क्या है, उससे डबल की, ठीक है। तो बस आपको लिखना पड़ेगा प्रिंटफ कीवर्ड, ठीक है। आपके पास क्या लिखना पड़ेगा यार, प्रिंटफ कीवर्ड, और देन उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट है। फ्लोट मतलब क्या यार, थोड़ा सोचो। फ्लोट में आपको बस लिखना पड़ेगा परसेंटेज क्या यार, परसेंटेज एफ, और उसके बाद मैं यहाँ पर बैकस्लैश एन देता हूँ, और देन क्या करेंगे हम बी को जस्ट प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, बी भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं रन कर देता हूँ। देखो यार, अगर मैं रन किया तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ए भी प्रिंट हो रहा है और बी भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ठीक है। तो यार अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो आपको बस लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, ठीक है। और प्रिंट एफ के अंदर में आपको पास करना पड़ेगा परसेंटेज सी, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर है। और उसके बाद आपको कमांड देकर आप बस लिखना पड़ेगा आपकी जो हमने जो लिखा है, नेम लिखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या वेरिएबल लिया है, सी लिया है, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यार अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारी क्या आ जाएगी 20 और 20.500, मतलब ये हमारा जो चीज़ था यार। इसे अगर मैं हटा भी दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यार, और उसके बाद ए आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी डबल की बात करेंगे, डबल को अभी सी आउट करेंगे यार, ठीक है। तो यार डबल को सी आउट करने से सी आउट कैसे करते हैं, तो बस आपको लिखना पड़ेगा प्रिंटफ कीवर्ड और प्रिंटफ ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा एल एफ, ठीक है। आपको क्या लिखना पड़ेगा यार, एल एफ लिखना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज एल एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज एल एफ। और देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको लिखना पड़ेगा ये हमारी जो डी, ठीक है। तो बेसिकली ये डी को प्रिंट आउट करा देगा, ओके। चलो डी को प्रिंट आउट करा देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा यार तो देख सकते हो हमारे जो हमने जो किए थे यार, तो बेसिकली वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज तो नोटिस की है यार, ओके। चलो मैं यहाँ पर बैकस्लैश इन करता हूँ, क्योंकि बैकस्लैश इन जब भी कर देंगे तो ये हमारी जो मतलब बारी बारी से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने तो एक चीज नोटिस की है यार, तो वो क्या है यार, ओके ओ यार, यहाँ पर मुझे बैकस्लैश इन लगानी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बैकस्लैश इन लगा देता हूँ, ठीक है। चलो अगर मैं इसे रन करूंगा यार तो आप देखो पहले तो 2020 आ रहा है, उसके बाद देखो उसके बाद क्या हो रहा है। उसके बाद एक प्रॉब्लम तो आपने नोटिस की है, और वो ये है 20.50 लिखा ना मैंने, 20.50 लिखा, पर ये क्या आ रहा है, ये इतना क्यों आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ए तो ए था, और अगर मैं डबल लिख दिया, डबल के बाद उसके बाद देखो 45.399, ये मतलब ये वाला लिखा था। उसके बाद देखो ये 49.93940 आ गया, मतलब 49.39। उसके बाद देखो ये वाला जो चीज के लिए ना, यहाँ पर 9 था ना, यहाँ पर 0 दे रहा है, पर वाई ये क्यों दे रहा है। तो उसका रीजन और उसका आंसर ये है कि बस आपको ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है फ्लोट पे और ये डबल पे। तो बस आपको ये लिखना पड़ेगा, परसेंटेज के बाद आपको जस्ट लिखना पड़ेगा 0.2। अगर हम पॉइंट के बाद मतलब दो जो चीजें हैं, डेसिमल नंबर दो जो है हमारे पॉइंट के बाद दो नंबर, उसे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये दो वाला, अगर मैं दो लिखा तो दो आएगा। अगर मैं चलो मैं रन कर देता हूँ पहले, तो अगर रन करूंगा यार देखो हमारे जो आउटपुट था ये वाला आउटपुट, यहाँ पर मुझे अभी सॉल्व नहीं किया इसके लिए, बस इसके लिए मैंने सॉल्व किया। तो इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देख सकते हो ये आ चुका है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दिया और मैं इसे अगर रन करूंगा यार, तो देख सकते हो यार ये 3 आ रहा है, मतलब 0 पॉइंट, और उसके बाद पॉइंट के बाद 3 मतलब साइन आ रहा है, मतलब 3 चीजों आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक 0 ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं अगर मैं इसे हटा सकता हूँ तो हटा सकता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है पॉइंट। चलो अभी एंड ऑफ एल इफ के लिए तो आपको बस क्या करना है, आपको बस यहाँ पर मुझे 1 2 3 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर 8 है, बस 0.8 लिख देना है आपको, ठीक है। 0.8 या 0.8 कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसे रन करूंगा तो हम जो सेव चाह रहे थे बेसिकली
जो चाह रहे थे इसे प्रिंट करने के लिए, बस ये आ चुका है। ठीक है, ये ध्यान देने के लिए बात थी। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारी काम। तो चलो इसे मैं पूरा का पूरा चीज मैं इसे क्या करता हूँ यार, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ऐसे कमेंट आउट करते हैं। तो बस आपको पहले आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, उसके बाद ये हमारी एक बार क्या ऐसे स्टिक साइन और देन ऐसा। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो कंपाइलर इसे पढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, अगर मैं इसे रन करूंगा तो किसी की जगह में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलो एक काम करते हैं। आपकी एक बात ऐसे होती है कि अगर आपको कुछ मतलब ऐसा बोलो तो मतलब बोलोगे कि भाई साहब देखो, मतलब भाई साहब के कहाँ पर भी एरर नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिकली एरर ऐसे आ रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैंने रन किया प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को रन करने के बाद देखो ये लाल वाला जो साइन है ना, इसमें इस लाइन पे आ रहा है कि बोल रहा है कि इस लाइन वो पढ़ नहीं पा रहा है, या इस लाइन से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये वाला लाइन वो इसके लिए एरर है। समझ में आ रहा है पॉइंट। ओके चलो ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। मतलब प्रोग्राम जब कंपाइलर क्या करेगा, अगर मैं इसे रन करूंगा अभी ये मतलब ये करेगा, तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम पे कुछ भी एरर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जो टॉपिक था डेटा टाइप एंड वेरिएबल ये खत्म हो चुका है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारी क्या यार, ऑपरेटर। ठीक है, क्या यार, ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, तो ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। तो इसे में तो ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम 4 टाइप के ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक जो होता है हमारे वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा जो ऑपरेटर हम पढ़ेंगे वो है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटर पढ़ेंगे यार, बिटवाइज ऑपरेटर। तो यार तो बेसिकली हम कुल मिलाकर 4 पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर, तीसरा जो पढ़ने वाला है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और चौथा जो पढ़ने वाला है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो चलो पहले काम करते हूँ, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो बेसिकली अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली चार तरह की होती है। तो एक होता है प्लस, ठीक है, और दूसरा जो होता है माइनस। ठीक है, एक होता है प्लस, दूसरा जो होता है हमारी माइनस, और तीसरा जो होता है हमारी वो है मल्टीप्लाई। ठीक है, और चौथा जो होता है वो डिवाइडेड। ठीक है, और पांचवा जो होता है यार वो होता है हमारी, बताओ यार, मॉड्यूलस ऑपरेटर और मॉड्यूलर ऑपरेटर, और हमारी जो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी, और उसके बाद होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री नहीं, आई एम रियली सॉरी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये बेसिकली ऐसे ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक एक कर डेमो देख लेते हैं। तो पहले जो हमारे हैं वो है हमारी प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर क्या होता है यार, प्लस ऑपरेटर मतलब क्या, तो ऑपरेटर यहाँ पर मैं कमेंट आउट करता हूँ इसको। प्लस मतलब क्या यार, ये वाला प्लस। तो प्लस ये बेसिकली ये ऐसे बोलता है कि प्लस मतलब ऐड करना है, कुछ भी आपको ऐड करना है तो प्लस आप यूज कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं, दो इंटीजर नंबर को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जिसके लिए हम जब बच्चे तो उस टाइम हम क्या पढ़ते थे, एज गोज टू 30 है और बी गोज टू 40 है, 30 + 40 70 आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम ऐसे करेंगे, इंट एज गोज टू कुछ भी मान लो 20, बताओ क्या, ए इज टू 20 है, और आई एन टी, अब बी इज टू क्या है यार 30 है। ठीक है ना, बी इज 30 है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या करना है, ए और बी को हम ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम क्या लिख देंगे, ए और बी, सिंपल, ए और बी, और उसके बाद क्या, सेमीकोलन। ठीक है, ये मैंने बोलना भूल गया था, आपको ये सेमीकोलन देना पड़ता है यार, क्या देना पड़ता है यहाँ पर, सेमीकोलन मैंने दे दिया पर आपको बोला नहीं। सेमीकोलन का मतलब ये ऐसे मान लो कि ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप मतलब क्या, जैसे कि कुछ हम जब स्टेटमेंट लिखते हैं या कुछ भी लाइन लिखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो उसके बाद हम क्या देते हैं यार, फुल स्टॉप देना पड़ता है। तो बेसिकली ये मतलब ये जो हमने लिखा यार सेमीकोलन, तो इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट एंड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने एक चीज लिख दिया। ठीक है ना, तो इसके बाद मुझे प्रिंट करना है ना, इसे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। इसे अगर प्रिंट करेंगे तो उसके थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक वेरिएबल ऐसा लेंगे और जिसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मैं ऐसा लिख दूंगा, इंट सी इज इक्वल्स टू ये। ठीक है ना, सी इज इक्वल्स टू ये, पर सी लैंग्वेज में एक रूल्स है। तो बेसिकली ये हुआ क्या, ए प्लस बी ऐड होकर, ए प्लस बी जो वैल्यू है, मतलब ए प्लस बी ऐड होकर सी में असाइन हो गया, मतलब सी में इसे मैं रख दिया। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू था ये हमने सी में रख दिया। ओके, तो हो गई हमारी काम। तो सी लैंग्वेज में एक रूल्स है, जो मैं बोलना चाह रहा था, सी लैंग्वेज में एक रूल्स है, और रूल्स ये है कि आप ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बस पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन आपको लिखना पड़ेगा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है ना, और अभी मैं इसके क्या करूंगा यार, प्रिंटफ के थ्रू इसे मैं सी आउट, सॉरी इसे मैं क्या बोलते हैं उसे, इसे मैं प्रिंट करा दूंगा। बस ये परसेंटेज डी लिख दूंगा, और देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कोई पॉइंट। चलो तो मैं अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आएगा, हमारी 50 आ जाएगी। ठीक है ना, देखो ये पूरा का पूरा चीज ऑलरेडी मैंने हटा दिया, ये पूरा का पूरा चीज मैंने हटा दिया। ठीक है, बस ये जो मैंने देखो यार, ये हेडर फाइल आपको जैसा है वैसा रहेगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। INT मेन रहेगा, और ये जो ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक ये वाला रहेगा, और ये मैं जब तक कमेंट आउट करते जाऊंगा तो ये मतलब बेसिकली वो जो काम है वो काम करता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलो तो इसी हो गई। अभी हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के चल सॉरी डिक्रीमेंट नहीं माइनस ऑपरेटर करेंगे। तो पहले तो प्लस हो चुका है हमारे अभी नेगेटिव माइनस, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, -10 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो -10 हमारी आ चुका है, ठीक है ना। और देन उसके बाद देखो यार मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर क्या होगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे कहते हैं एस्टेरिक साइन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है यार, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं रन करूंगा जो मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है। चलो तो हो गई हमारी काम ये, ओके। अभी क्या है यार, डिवाइडेड ऑपरेटर क्या होता है यार, ठीक है। वो डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है 20 डिवाइडेड 30, तो कितना आना चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, तो ठीक है। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। बट वाई, क्यों 0 आ रहा है, इसका रीजन तो बताओ यार, ये 0 क्यों आ रहा है। 0 इसीलिए आ रहा है कि आपको मैंने बोला था यार, ये इंटीजर में क्या रख सकते हो, इंटीजर में एक ऐसे वैल्यू रख सकते हो जिसमें कुछ डेसिमल नंबर ना जुड़ा हो। डेसिमल नंबर मतलब क्या, पॉइंट देकर कुछ भी नहीं जुड़ा हो, ठीक है ना, उसे तो हम इंटीजर बोलेंगे ना यार। समझ में आ रहा है पॉइंट, कोई दिक्कत हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अब तक। तो इंटीजर में क्या रख सकते हो यार, कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हो जिसमें आप डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट देकर कुछ भी नहीं लगा रहता है, ठीक है, उसे हम इसमें इंटीजर रख सकते हो। पर यहाँ पर तो मैंने रख दिया ना, सी में रख दिया ये वाला वैल्यू, ठीक है ना, सी में रख दिया ये वाला वैल्यू। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो सी क्या है, सी इंटीजर है, ये क्या है, ये इंटीजर है, बी क्या है, बी इंटीजर है, सिंपल। तो क्या उसमें क्या रख सकते हो, उसमें आप कुछ भी क्या नहीं रख सकते यार, बोलो। उसमें आप ऐसे कुछ भी मतलब 0 पॉइंट मतलब पॉइंट देकर कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर 40 कर दूं, 40 डिवाइडेड बाई 30 तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको रियलिटी की बात करूं तो मैथ्स पे अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 पॉइंट समथिंग आता है। पर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो क्या होगा, ये इंटीजर में हम ऐसे नहीं रख सकते। तो उसके लिए तो कुछ रूल्स होना चाहिए ना। रूल्स क्या होगा, उसमें डेसिमल कुछ ले ले मतलब हमने क्या करेंगे यार, इसमें कुछ डेटा टाइप ऐसे ले लेंगे जो फ्लोट होगा। बस यहाँ पर मैं फ्लोट कर दूंगा, सी के जगह में फ्लोट कर दूंगा, सी के जगह में फ्लोट कर दूंगा तो सी फ्लोट हो जाएगा। पर एक चीज ना आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर मैंने डी लिखा तो डी लिखा तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, एफ लिखना चाहिए था, क्योंकि ये फ्लोट हुआ, सी क्या है फ्लोट है, तो मुझे यहाँ पर भी फ्लोट करने पड़ेगी, ठीक है ना। और एक चीज है, और वो चीज ये है कि आपको भी यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ए क्या है, ए है इंटीजर, बी क्या है, बी है इंटीजर। यहाँ पर तो इसकी जो वैल्यू आएगी मतलब इसका जो चीज वो सी में असाइन हो जाएगा ना। तो आपको भी यहाँ पर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। बस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपको जस्ट लिखना पड़ेगा फ्लोट, ठीक है, बस फ्लोट लिखना पड़ेगा और इसे क्लोज कर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको बस क्या करना पड़ेगा यार, आपको फ्लोट की लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं यार, टाइप कास्टिंग। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग गलती हो चुका है, FLOAT होगा, ठीक है। तो ये फ्लोट हो चुका है हमारा। अगर मैं इसे रन करूंगा जो हमारी आंसर आना चाहिए था तो बेसिकली वो हमारी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो यार हमारे जो आंसर हम चाह रहे थे तो वो आंसर वो आ चुका है, ठीक है। तो ये आपने मतलब कर लिया। तो चलो अभी ये मॉड्यूलस ऑपरेटर के मतलब और चलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ठीक है। मॉड्यूलस मैं इसे हटा रहा हूँ पूरा का पूरा चीज, ये चलो ये इंतजार कर लेता हूँ, ठीक है, ये इंतजार कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर देखो यार आपकी बहुत ऐसे हो सकता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करना है और पहले से शुरू से इसे देखना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, ठीक है ना, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। बस करते जाओ, टाइम देते जाओ, काम हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रॉब्लम मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गई हमारी काम। तो हम अभी क्या करेंगे यार, ये मतलब ये इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं यार, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये इसे हम मैथ्स पे क्या पढ़ते थे यार, मैथ्स में हम पढ़ते थे ये वालों को कि क्या पढ़ते थे, इसको हम पढ़ते थे डिवाइड ऑपरेटर। पर इसमें क्या होगा, इसमें इसको हम डिवाइड ऑपरेटर बोलेंगे और इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ये बोलता है कि आप कुछ भी ऑपरेशन करो और अगर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए मॉड्यूलो बी लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया यार, ए मॉड्यूलो बी, ठीक है। तो ए मॉड्यूलो बी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली होगा ये, इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, इसका जो रिमाइंडर अगर मान लो मैंने यहाँ पर ये क्या है यार 40 है, ये 30 है, ठीक है ना। अगर मैं इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर करूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आएगा। तो आंसर हमारी सी में क्या आ जाएगा, 10 सॉरी 3 सी के अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली ये बोलता है कि इसके अंदर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आना चाहिए हमारी, चलो ये ओके, इससे तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा यार हमारे 10 आना चाहिए आंसर। तो देख सकते हो हमारे आंसर 10 आ चुका है, ठीक है। समझ आ रहा है पॉइंट, कोई दिक्कत हो रहा है, ओके। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ भी। चलो तो हो गई हमारी काम, ओके।
देखो मैं अभी ऐसे पढ़ाऊंगा क्योंकि इसे मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा तो ये समझ सकते हो यार, ठीक है। चलो तो हमारी काम हो गई है। ओके ठीक है, तो आप और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 20 ले लूंगा, 20 मॉड्यूलो 30 कितना रिमाइंडर आएगा, थोड़ा सोचो। 20 रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई डिवाइड होता नहीं है, तो कितना आएगा आंसर हमारे 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी काम। चलो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ये वाला चीज़ को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं और एक वैल्यू ले लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ, वो है सी। अभी क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स से 10, ठीक है। अभी जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जो इतना मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बोला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिकली हमने तो कोर्स नहीं मतलब क्या बोलूँ इसे, मतलब ये तो मतलब पूरा डेडिकेटेडली नहीं बोला जा रहा है, बस आपको एक सिंपल आइडिया देना, मतलब ये बहुत ही इजी चीज है, बस आपको क्या करना है, इसे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो यार, तो ठीक है, तो बेसिकली आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान दो तो अगर आपकी जो बात में जब फर्स्ट ईयर में जाओगे और वहां पे जाकर ज्यादा जब सुनोगे कि भाई हमें तो ये करना चाहिए था, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वहां पर जाकर थोड़ा डिप्रेशन में पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसे थोड़ा ध्यान दो यार, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये बोलता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि कुछ भी मान लो, अगर मान लो मैंने लिख दिया C++, क्या लिख दिया मैंने, C++ लिख दिया, उसके बाद सेमीकोलन दे दिया, और सी को मैं सी आउट कराऊंगा, मतलब या प्रिंट कराऊंगा। तो ये बोलता है, ये इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि C इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, C इज इक्वल्स टू C+1। इसका मीनिंग ये है क्या यार, C इज इक्वल्स टू C+1, ठीक है। अगर मैं इसे राउंड करूंगा तो क्या था 10, यहाँ पर प्लस प्लस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, प्लस प्लस हुआ, तो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, कितना हो जाएगा, 10 था, 1 ऐड हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो C की जगह में क्या आएगा, 11 आएगा, सिंपल। ओके, मैं इसे तो कमेंट करना पड़ेगा, चलो इसे मैं कमेंट करता हूँ और इसी पर रन करूंगा, तो क्या आ रहा है, हमारी 11 आ रहा है, ठीक है ना। चलो अभी डिक्रीमेंट ऑपरेटर की चलते हैं। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली ये बोलता है, तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, C इज इक्वल्स टू C+1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल, C इज इक्वल्स टू C+1 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी डिक्रीमेंट ऑपरेटर के चलते हैं, तो बस माइनस माइनस दे देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं माइनस माइनस दे दूंगा तो बस रन करूंगा तो हमारी प्रोग्राम में काम चल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो, कोई क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार, ओके मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाए हुए, ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारी क्या आना चाहिए था, 10 था, ओके हमारी, ओके क्या हो रहा है, चलो हमारे था क्या यार, 10 था, हमारे था 10, और उसके बाद हुआ ये, हमारे 10 था और 10 का डिक्रीज हो गया, मैंने एक डिक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना यार। चलो ये तो हो गई हमारी काम। अभी एक चीज आपको दो चीज मैं आपको बोलूंगा, और दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने दो चीज लिखा है यार, इसको हम दो तरह की तरह डिवाइड करते हैं, मतलब इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले जो पार्ट्स होता है वो है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है पॉइंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्लियर, ओके। चलो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस कर दूं, अगर मैं इसको C रहने दो और C को प्लस प्लस, अगर मैं ऐसे कर दूं कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। चलो मैं इसे रन करता हूँ, और एक चीज आप नोटिस करो, क्या आंसर आ रहा है, 10 आंसर आ रहा है, पर वाई, देखो जब कंपाइलर इसको लाइन को पढ़ेगा तब वो क्या देखेगा, पहले पहले वो सोचो तो यार, पहले वो क्या सोचेगा, पहले वो ये सोचेगा, वो पहले तो आएगा, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ के आएगा, यहाँ पर क्या देखेगा पहले तो ये हमारी, ये तो पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि ये हमने फॉरवर्ड स्लैश देकर आ गया है, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर देखेगा कि C इक्वल टू 10 है, ठीक है, ओके। उसके बाद जब ये सी आउट मतलब प्रिंट आउट, जब प्रिंट आउट कर रहा है, ठीक है ना, जब प्रिंट आउट कर रहा है तब क्या देखेगा यार, C++, तो पहले जब पढ़ेगा वो, पहले वो C को प्रिंट करा देगा, पहले वो C को प्रिंट करा देगा, और देन उसके बाद वो क्या करेगा यार, उसके बाद वो C को बढ़ा देगा, ठीक है। तो पहले क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी पहले वो C आउट कर रहा है, उसके बाद मतलब पहले वो प्रिंट कर रहा है, और देन उसके बाद वो क्या है, C बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट एफ देकर उसे बस C आउट कर देता हूँ, ठीक है, %D, और देन क्या करता हूँ यार, C को मैं जस्ट
प्रिंट करा दूंगा। तो पहले लाइन पे क्या आना चाहिए था, पहले लाइन पे आएगा 10 और देन उसके बाद में आएगा 11। तो देख सकते हो पहले आ रहा है 10, उसके बाद आ रहा है 11। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट, कोई दिक्कत हो रहा है? चलो ये तो हो गई हमारी काम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो ये तो हो गई हमारी काम। चलो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और एक डेमो देता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे यार, इसको हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। इंक्रीमेंट क्या हो रहा है यार, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट को पहले कर देते हैं, अगर मैं इंक्रीमेंट को पहले कर दूं, ओके सॉरी, अगर मैं पहले इंक्रीमेंट कर दूं उसके बाद सी लिखूं तो क्या हो जाएगा। तो पहले ये क्या हो रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, पहले हो रहा है इंक्रीमेंट, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है सी आउट, मतलब उसके बाद हो रहा है प्रिंट एफ, प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो पहले वो क्या है, अगर कंपाइलर की बात करूं, कंपाइलर क्या करेगा, पहले आएगा और यहाँ पर आकर देखेगा कि पहले क्या हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद सी आउट। पहले तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उसके बाद सी की वैल्यू आ रहा है 11। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आएगा, हमारी 11 आएगी। देखो इसकी जगह में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसको मैं भी थोड़ा हटा देता हूँ और भी, अगर मैं इसे रन करूंगा यार तो देख सकते हो पूरा का पूरा चीज। तो पहले आ रहा है 11, उसके बाद भी 11, क्योंकि उसके बाद हमने सी का मतलब सी तो पहले पढ़ के सी आउट हो चुका है, मतलब प्रिंट हो चुका है। देन क्या हो रहा है, देन उसके बाद हम इसको प्रिंट आउट कर रहे हैं, मतलब सी आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो हो गई हमारी काम। ओके, तो हमारी इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलो हो गई हमारी काम। अभी दूसरी ओर चलते हैं और दूसरी ओर चलते हैं, वो है हमारी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या मैंने बोला कि ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले हम जो बोलेंगे यार वो है हमारी, चलो पहले तो वो ही डेमो ले लेता हूँ। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करता हूँ यार, माइनस माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो 10 आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि पहले सी आउट हो रहा है तो 10 था, 10 सी आउट हो जाएगा और देन उसके बाद क्या होगा, सी को प्रिंट करा देगा वो। ठीक है, तो बस ऐसा। ठीक है, बस ये वाला देख सकते हो 1। ओके हाँ, तो पहले आ रहा है 10, क्योंकि 10 इसलिए आ रहा है, बिकॉज ये वाला इसके लिए 10 आ रहा है, और देन उसके बाद ये वाला प्रिंट कर रहा है 9। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी सी आउट हो चुका है, मतलब प्रिंट हो चुका है। देन उसके बाद डिक्रीमेंट हो रहा है सी की वैल्यू। ठीक है ना, चलो हो गई हमारी काम। यहाँ पर एक बैकस्लैश दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे यार, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले अगर मैं माइनस माइनस दे दूं और उसके बाद अगर मैं सी लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला। अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आना चाहिए था, 9। ठीक है, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी हो चुका है वो डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट हो रहा है उसके बाद सी आउट हो रहा है। ठीक है ना, इसीलिए वो पहले 9 आएगा उसके बाद 9 आएगा। ठीक है, चलो हो गई हमारी काम। तो अभी ऑपरेटर की दूसरी जो ऑपरेटर है उसके बारे में बात करेंगे, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर थोड़ा रहने दो उसे, ठीक है, वो बात में थोड़ा जान लेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्या है, ऑलरेडी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया है। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है, मैंने अभी बारी बारी से बोल रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला है, ये वाला देखो यार, असाइन हो रहा है ये वाला। ठीक है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है यार, तो देखो यार थोड़ा समझ सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इक्वल ऑपरेटर। इसको ऑलरेडी हम मैथ से भी इसे इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी मैथ्स में हम इसको इक्वल नहीं बोलते हैं, मैथ्स में हम इसको इक्वल बोलते हैं। इसको, ये वाला जो चीज मैंने लिखा है यार, इसको हम इक्वल बोलते हैं, ये वाला चीज के लिए हम इक्वल बोलते हैं मैथ्स पे। पर सी प्रोग्रामिंग में थोड़ा उल्टा हो रहा है, इसको हम इक्वल बोलेंगे। अगर 2 बार इक्वल साइन पड़ गया है तो हम उसे बोलेंगे इक्वल ऑपरेटर, अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करूँ। ठीक है, और इसको बोलेंगे यार असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला, इसके लिए इसको बोलेंगे क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसको बोलेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको बोलेंगे इक्वल ऑपरेटर। ओके, समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो हो गई काम। ओके, हमारे बस इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी काम की नहीं है कुछ भी। हो गया हमारा। देखो यार, तो पहले हमारी ये 2 टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम मूव करेंगे इफ एल्स में। ठीक है, और इफ एल्स में ही हम जो हमने बोला रिलेशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिक रिलेशनल ऑपरेटर, और हमने जो बिटवाइज ऑपरेटर वो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है यार, तो यार अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है इफ एल्स। ठीक है, तो बस ये क्या करता है यार, चलो मैं इसे थोड़ा हटा भी देता हूँ, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं हटाऊंगा इसे। तो देखो यार, पहले आप लिखना पड़ेगा इफ। ठीक है, और इसके अंदर आप एक कंडीशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है यार, कंडीशन। अगर ये ट्रू हो गई,
अगर ये ट्रू हो गई और इसके अंदर में घुसेगा वो, ठीक है, कम समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल ऐसे काम करता है, अगर ये इसके अंदर एक कंडीशन लिखना पड़ता है मुझे, ये ब्रैकेट मैंने लिखा फर्स्ट ब्रैकेट, तो इसके अंदर मुझे कंडीशन लिखना पड़ता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इफ के अंदर घुसेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एक एल्स ब्लॉक बनानी पड़ेगी और क्या करेगा, ये एल्स ब्लॉक के अंदर घुसेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ऐसे आपको ये ब्लॉक ऐसे काम करता है, ठीक है। तो एक कंडीशन अगर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटीजर int a इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, a इज इक्वल्स टू मैंने 20 लिख दिया, a इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया, ठीक है। और मैंने मान लो मैंने लिख दिया int b इज इक्वल्स टू 30, क्या लिख दिया मैंने, b इज इक्वल्स टू 30 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर वो क्या करेगा यार, a अगर a इज इक्वल्स टू b है, अगर a इज इक्वल्स टू अगर a b से इक्वल है तो डायरेक्टली आप क्या करो यार, प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख दो यस, ठीक है, प्रिंट के अंदर क्या लिख दो यार, यस लिख दो, ठीक है। अगर इसके मतलब ये इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है पॉइंट, अगर इसके इक्वल है तो जस्ट प्रिंट कर दो, अगर इक्वल नहीं है वो भी प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, नो प्रिंट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो क्या करो यार, नो प्रिंट कर दो, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पर बैकस्लैश एन देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने ये लिख दिया यार, अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारी क्या आना चाहिए था, नो आना चाहिए था। बेसिकली क्या हो रहा है, एज टू भी है क्या, 20 30 से इक्वल है, कभी भी ट्रू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कभी भी ट्रू नहीं है, बस क्या करेगा ये नो प्रिंट करा, मतलब इसके अंदर में घुसेगा। कंट्रोल क्या करेगा, इसके अंदर में घुसेगा नहीं, इसके अंदर में घुसेगा नहीं, मतलब ये जो मैंने बॉडी बनाया इफ का, तो इसके अंदर में घुसेगा नहीं, बस वो क्या करेगा यार, ये उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो पहले मैंने बोला था व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वहां पर मैंने एक वार्ड बोला था कि कंप्यूटर को ये नहीं पता चलता है कि ए इज इक्वल्स टू 20 है, बी इज इक्वल्स टू 30 है, वगैरह वगैरह, इसको ये पता नहीं होता। इसको ये पता होता है कि इसको ये जो 20 लिखा ना, 20 समझ में नहीं आता है, उसको बस समझ में ये आता है 0101 1010 कुछ भी मान लो, ये बाइनरी नंबर पता होता है, मतलब 1 और 0। आपको अगर आप फिजिक्स लेकर पढ़ाई किए थे क्लास 12 में, और वहां पर एक चैप्टर था, वो था इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और उसके अंदर में और एक पार्ट था जिसका नाम था लॉजिक गेट, ठीक है। उस टाइम आपने ये चीज पढ़ा था, अगर 1 है ना, 1 को हम ट्रू मानते हैं और 0 को हम क्या मानते हैं यार, फॉल्स मानते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा सेम काज हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली ये ऐसा काम कर रहा है, क्या ए इक्वल्स टू बी है, क्या ए बी से इक्वल है, क्या ए बी से ए इक्वल्स टू बी, क्या ए बी से इक्वल है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ना, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स मतलब क्या यार, 0, तो इसकी जगह में कौन आएगा, 0, ठीक है। 0 मतलब फॉल्स, और ये कंडीशन भी फॉल्स हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली होगा ये, इसकी जगह में आएगा 0, और 0 मतलब ये क्या चलेगा नहीं, मतलब फॉल्स है, तो इसके अंदर में घुसेगा नहीं, बस वो आ जाएगा एल्स में। समझ में आ रहा है पॉइंट, बस ऐसा काम हो रहा है, ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है। ओके, चलो ये हो गई हमारी काम, ठीक है। अभी दूसरे टॉपिक पर चलते हैं यार, और वो है हमारी जो हमने ऑपरेटर दोनों मैंने छोड़ दिया था, जो है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर की, और उसके बाद हम बात करेंगे यार लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है। तो चलिए अभी लॉजिकल ऑपरेटर देकर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह की होती है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 तरह की होती है। एक होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, 2 बार आपको जस्ट एंड ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार एंड लेकर आप इसे ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो 2 बार और ऑपरेटर ले दिया आपने, तो ये इसे कहते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर, और जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। बेसिकली 3 तरह की ऑपरेटर होते हैं। तो पहला होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले एक एक डेमो देकर कर देते हैं, ठीक है। तो पहली जो हमारी डेमो है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के बीच हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन लगा देंगे। तो बेसिकली होगा ये यार, तो बेसिकली होगा ये, अगर दोनों साइड में ट्रू है, तो आपको पता है जब आप लॉजिकल ऑपरेटर जब पढ़ रहे थे उस पर, मतलब जब लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने एक चीज तो नोटिस की थी, अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू में वैलिड होता है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो वो फॉल्स में वैलिड होता है, और दोनों फॉल्स है तो दोनों फॉल्स में ही वैलिड होता है, ठीक है। और अगर पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है, दूसरा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो उसे ट्रू माना जाता है। अगर पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तो उसे फॉल्स माना जाता है। अगर पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो उसे भी फॉल्स माना जाता है। और अगर दोनों ही फॉल्स है तो उसे भी फॉल्स माना जाता है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट बताओ थोड़ा, क्या मतलब क्या हो सकता है। मैंने क्या बताया, 1 ए, तो ए इक्वल्स टू क्या है 20, बी इक्वल्स टू क्या है 30। तो देखो ये क्या है, ये 20 है, तो ए का मीनिंग 20 मतलब क्या, 20 एक ट्रू वैल्यू है ना, 20 एक ट्रू वैल्यू है, क्योंकि ए कभी यहाँ पर 0 तो नहीं है ना। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ट्रू मतलब 1, और ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ए इक्वल्स टू 20 मतलब ट्रू है ये,
ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 20, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 30, हाँ ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, उसके अंदर हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा दिया, तो क्या है, ये कंडीशन पूरा का ट्रू हो गया, और ट्रू मतलब इफ के अंदर घुसेगा तो डायरेक्टली क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट कराएगा, ठीक है ना। तो क्या प्रिंट कराएगा यार, यस, देखो देख सकते हो यार, यस प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो चलो अभी अगर मैं ऐसा करूँ कि चलो मैं एक काम करता हूँ, कुछ यहाँ पर मैं जीरो भर देता हूँ, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, थोड़ा सोचो, नो आ रहा है, वाई किसी लिए नो आ रहा है, क्योंकि ए इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है, दूसरा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो वह फॉल्स में इवैलिड होता है, ठीक है, तो ये क्या आएगा यार, फॉल्स आएगा, ठीक है, सिंपल चीज है। चलो ये नो हो गई हमारी, चलो मैं इसे हटा रहा हूँ, अभी जाएंगे यार ये लॉजिकल और ऑपरेटर की ओर, क्या लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू में वैलिड होता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है वो भी वैलिड होता है, ठीक है, और अगर दो कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, फॉल्स में रिटर्न करेगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर दो कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस कंडीशन की बात करूं, ए लॉजिकल और, ऐसा बोलना यार, लॉजिकल और बोलना, ठीक है, बिटवाइज और मतलब होता है, तो बिटवाइज में आप थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखोगे यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बस बोलना है लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गए तो मतलब ये कंडीशन पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर देखो यार, अगर यहाँ पर इस कंडीशन देखो यार, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू मतलब ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और सेकंड कंडीशन क्या होगा, ट्रू है, 3 जीरो, ठीक है ना, बी इज इक्वल टू 3 मतलब बी की कंडीशन, अगर मैं बी की बात करूँ, बी ट्रू है, ए फॉल्स है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। आपने अभी तो बोला ना यार, और ऑपरेटर ऐसे काम करता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन ट्रू में माना जाएगा, ठीक है ना, और अगर दो ट्रू है तो वो तो ट्रू ऑलरेडी माना जाएगा ही, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू में माना जाएगा, अगर दो कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स माना जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि देख सकते हो ये ऐसा आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी काम। एक काम करता हूँ, मैं दोनों को ही जीरो कर देता हूँ, ठीक है, तो दोनों को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जीरो करेंगे तो दोनों ही फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो वही सब समझ सकते हो। अगर मान लो क्या हुआ ये कि ए इज इक्वल टू 20 है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, तो दूसरा कंडीशन को चेक करने की जरूरत है क्या, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ये ऐसे मानता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, वो सेकंड को चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, हमारा काम तो यही है ना, ट्रू और फॉल्स में इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। तो अगर पहली कंडीशन अगर ट्रू मिल गई तो वो दूसरे कंडीशन का चेक करने की जरूरत नहीं है, वो करेगा भी नहीं, ठीक है। तो हो गई हमारी काम। अभी जाएंगे यार नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स में इवैल्यूएट करता है और फॉल्स को ट्रू में इवैल्यूएट करता है। अगर मैं एक कंडीशन की बात करूं ट्रू, अगर मैं बात करूं ए, ठीक है, अगर मैं बात करूं ए, ठीक है, तो ए क्या है, ये एक ट्रू है, क्योंकि ए की जगह में क्या है 20 है, ए की जगह में क्या है यार, ए की जगह में 20 है, तो 20 क्या है, 20 एक ट्रू कंडीशन है, समझ में आ रहा है ना, 20 क्या है, 20 एक ट्रू कंडीशन है, तो 20 अगर ट्रू कंडीशन है यार, तो क्या है, तो ये ट्रू है, मैंने क्या बोला था, ट्रू को फॉल्स में इवैल्यूएट करता है और फॉल्स को ट्रू में, तो ये क्या होगा, ये हमारी आंसर क्या आ रहा है, थोड़ा सोचो, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ट्रू, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे यार, फॉल्स ऑपरेटर, मतलब इसे फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, ये नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो चलो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले एक नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ। तो हुआ ये कि ये जो ट्रू कंडीशन था, मतलब ये यहाँ पर जो 1 की वैल्यू थी, मतलब ट्रू बना मतलब 1 मैंने बताए हुए थे, ये 1 कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स में इवैलिड हो जाएगा। तो 1 के जगह में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर घुसेगा और नो प्रिंट करा देगा, सिंपल। अगर मैं इसे राउंड करूंगा तो क्या आउटपुट आ रहा है, नो आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये तो हो गई हमारी काम, ये हो गई हमारी रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही सिंपल सा है चीज है, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें, इतना कोई खास प्रॉब्लम मतलब है ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो चलो यार, अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारी बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर मान लो, एक बिटवाइज ऑपरेटर एंड मान लो, ठीक है, और एक बिटवाइज ऑपरेटर मान लो और, ठीक है। तो बेसिकली दो की तरह होता है, और भी होता है, बहुत सारा होता है, एक बिटवाइज XOR, बिटवाइज नॉट, तो वो हम पढ़ेंगे यार C++ की जो वीडियो आएगा वहां पर हम पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए जरूरत नहीं है, बस आपको जो सिंपल सा बोला जा रहा है बस उसे ध्यान दो, ठीक है। चलो तो फिर बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, थोड़ा सोचो, ठीक है। तो फिर एक काम करता हूँ, A इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 40 लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर में क्या लगा रहा हूँ, एंड ऑपरेटर लगा दूंगा, A एंड B, A एंड B नहीं यार, ऐसे ऐसे मानो कि A एंड बिटवाइज B, ए बिटवाइज बी, समझ में आ रहा है, ए बिटवाइज बी,
ए बिटवाइज एंड वी, सॉरी ऐसा बोलना है आपको, ए बिटवाइज एंड वी, ठीक है। तो ऐसे ये ऐसा काम करता है, ठीक है। तो ए इज 20 है, बी इज 40 है। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है थोड़ा वो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि ये ऐसे काम करता है। ये क्या करता है, आपने तो बहुत सारा चीज सीखा, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सीखा और डेसिमल टू बाइनरी नंबर सीखा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है यार, थोड़ा सोचो, ये नंबर क्या है, 20 क्या है यहाँ पर, 20 एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। 20 क्या है, एक डेसिमल नंबर है। तो 20 को क्या करो यार, बाइनरी में कन्वर्ट करो, 20 को क्या करो यार, बाइनरी में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो आपको क्या करना है, 20 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 20 को क्या करना है यार, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये है हमारी क्या यार, डेसिमल नंबर है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो हमने लिखा है यार 40 को भी क्या करना है यार, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाइनरी को कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा यार, थोड़ा सोचो। और उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर एंड ऑपरेटर लगता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब क्या यार, मैंने बोला था ना, ट्रू मतलब क्या, ट्रू मतलब 1, ठीक है ना। तो आपको पता है कैसे बाइनरी करते हैं। तो पहले आप काम करो, 20 को बाइनरी पे कन्वर्ट कर दो, 40 को भी बाइनरी पे कन्वर्ट कर दो। उसके बाद आप क्या करो यार, एंड ऑपरेशन लगा दो। क्या करो यार, एंड ऑपरेशन लगा दो। तो मैं अगर बोलती हूँ यार, तो क्या होगा कि 20 को हम अगर मैं बाइनरी पे रिलीज करूंगा तो ये होगा, और अगर मैं बी को बाइनरी पे रिलीज करूंगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ कि ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट है और यहाँ पर 6 डिजिट है, ठीक है। तो इसे अगर आपको इक्वल करना है, अगर दोनों को इक्वल करना है, तो बस आपको क्या करना है, इसके आगे आपको एक 0 दे देना है, ठीक है। इसके आगे क्या करना है, 0 दे देना है, ठीक है। तो आपको मैंने तो एक चीज तो शायद बोला नहीं हूँ, तो वो ये है कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, और डबल 8 बाइट लेता है, ठीक है। तो आपको और फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, तो आपको ये बोला नहीं शायद, ठीक है। तो 4 बाइट का मतलब क्या हुआ, 4 बाइट का मतलब एक आपको पता ही है, आपको शायद जब लॉजिकल गेट जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम आपको बोला गया है कि अगर वन बीट इज इक्वल्स टू क्या होता है यार, तो 1 बीट इज इक्वल्स टू 8 बाइट आपको बोला, शायद गया नहीं है वहां पर। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा 8 बाइट पे कन्वर्ट करना है। तो 8 बाइट कैसे कन्वर्ट करें, ये तो 1 2 3 4 5 ऑलरेडी 6 है, तो इसके आगे जस्ट 2 जीरो ऐड कर दो, तो ये 8 में मतलब 8 नंबर पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, 8 पे कन्वर्ट करना है। तो बस आपको क्या करना है, जीरो जीरो दे देना है, ठीक है। और क्या करना है, इसे इसे आपको कन्वर्ट करना है ऐसे कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो ये इस जगह पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एंड ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसके जगह में क्या होगा, अगर 0 है 0 है तो ये 0 आएगा, अगर 0 और 0 है ये 0 आएगा, अगर 1 और 0 है 0 आएगा, अगर 1 और 0 है 0 आएगा, 1 और 1 है 0 आएगा, यहाँ पर 0 और 1 0 आ जाएगा। तो पूरा का पूरा जगह मैं कन्वर्ट करूँ, ये पूरा चीज यार 0 आ जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करूंगा यार, तो हमारी आंसर क्या आना चाहिए, नो आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस जगह में क्या आ रहा है, इसके जगह में क्या आ रहा है, इसके जगह में आ रहा है पूरा का पूरा 0, ठीक है ना। थोड़ा सोचो यार, अगर मैं यहाँ पर एंड ऑपरेशन लगाऊंगा तो आपको पता है एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है, अगर दोनों 0 है तो 0 आ जाएगा, अगर एक भी 0 है तो वो भी 0 आ जाएगा, अगर दोनों ही 1 है, बस वहां पर क्या आएगा यार, अगर दोनों 1 है तभी ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको अभी बोला गया है यार, ठीक है। तो आपको बस ऐसे काम करना है, ठीक है। अगर दोनों 0 है तो 0 आएगा, अगर ये एक दो देखो यार, सब में 0 है, मतलब अगर एक भी 0 है तो वो तो 0 पे कन्वर्ट हो ही जा रहा है, पर पूरा का पूरा चीज अगर देखो, मतलब अगर ध्यान से दोगे तो यहाँ पर हर जगह में 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये 0 आ जाएगा। तो इसकी जगह में 0 आ रहा है, तो देन ये प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली नो प्रिंट कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो अभी और की बात करेंगे। और में क्या देखो यार, 0 0 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 और 0, ये वाला 1 और 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 0 और 1 क्या आएगा, 1। तो इसमें अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब पॉजिटिव मतलब 1 या 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसके जगह में क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको एंड में कन्वर्ट कर दूं, ये सॉरी और में कन्वर्ट कर दूं, तो इसके जगह में यस प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि ये 0 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये 0 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये कुछ ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा यार, यस आएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, हमारी ऑपरेटर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यार ये तो हमारी खत्म हो चुका है, ऑपरेटर खत्म कर दिया हमने, ठीक है। तो और ऑपरेटर और एल्स टीम में थोड़ा बहुत आपको क्या बोलूं यार, वहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसा बोला है कि ऑपरेटर और इफ एल्स और डेटा टाइप हमने खत्म कर चुके हैं। तो ऑपरेटर में आपको थोड़ा बहुत कुछ बोला गया था कि सॉरी ऑपरेटर नहीं, इफ एल्स में कुछ बोला गया था कि अगर इफ के कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ में घुसेगा, अगर इफ के कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो फॉल्स में एल्स में घुसेगा, बस ये आपको ध्यान देना था, ठीक है। तो चलो अभी हम इफ एल्स की मूव करेंगे, क्योंकि इफ एल्स में और बहुत सारा चीज अभी बाकी रह गया है, बस उसे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यार एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये काम करते हैं यार,
ओके, तो ये अगर मैं हटा दूं और चलो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने ये हटा दिया पूरा का पूरा चीज़। तो अभी इफ एल्स के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। और इफ एल्स के बारे में सीखने से पहले आपको मैं एक चीज़ तो आपको बोला गया है कि अभी हम जो काम कर रहे हैं ना वो यूज़र के इनपुट से मतलब नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम खुद ही कुछ बना रहे हैं और खुद ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाए हुए है, क्या कर रहा हूँ मैं खुद ही वहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ कि हाँ ये इज इक्वल्स टू 20 है, बी इज इक्वल्स टू 30 है, उसका ऐड करके दे दो, ये वगैरह वगैरह हम खुद ही कर रहे हैं। पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि आप खुद ही बनाओ, ठीक है। खुद ही बनाओ नहीं, एक ऐसा काम करो जो यूजर मतलब कुछ अलग पर्सन अगर यूज करे तो वो खुद ही बना सके। तो उसके लिए क्या आना चाहिए यार, थोड़ा सोचो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम यूजर से इनपुट ले, अगर क्या बोल रहे हैं, अगर यूजर से इनपुट ले, हम खुद ही नहीं बोलेंगे यार, यूजर से इनपुट लेंगे। हम अब तक क्या बना रहे थे, हम खुद ही इनपुट दे रहे थे। इनपुट नहीं, हम तो कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे थे। यहाँ पर आप थोड़ा ये ध्यान दे, अगर दिए हो तो कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे थे, बस आउटपुट ले रहे थे। इनपुट मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर एज गोज टू 20 ले लिया या बी गोज 30 ले लिया, उसके बाद थोड़ा ऑपरेशन किया और उसके बाद यस ट्रू फॉल्स कुछ भी आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, पहले आपको कुछ वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने एज गोज टू इंट एज गोज टू कुछ भी रख दिया, अगर इंट एज गोज टू इसे कहता है डिक्लेरेशन, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया और बी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंटफ एक स्टेटमेंट लगाऊंगा और प्रिंटफ के स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा एंटर टू नंबर, ठीक है। तो एंटर टू नंबर, तो मैंने क्या किया यार, एंटर टू नंबर कर दिया। और ये क्या करेगा यार, एंटर टू नंबर मैंने जब कर दिया तो ये अभी तो यूजर क्या करेगा, यूजर अगर मान लो अगर मैं इसे रन करूंगा, तो देखो क्या आ रहा है, एंटर टू नंबर आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो क्या आ रहा है यूजर इंटरफेस में, एंटर टू नंबर आ रहा है, तो अभी क्या करेगा यूजर, एंटर मतलब टू नंबर एंटर करेगा। अगर टू नंबर एंटर करेगा तो वो एंटर नंबर कहाँ जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जो एक प्रिंटफ की तरह ये और एक भाई के कीवर्ड है जिसका नाम है स्कैनएफ, ठीक है। ये स्कैनएफ यार, ठीक है, स्कैनएफ। और स्कैनएफ में आपको ऐसा लिखना है, ये एन होगा, ये एम नहीं यार, एन होगा। तो बस स्कैनएफ के अंदर आपको जस्ट लिखना है कि परसेंटेज डी, ठीक है। क्या लिखना है यार, परसेंटेज डी। अगर इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, आपको बताया गया है, अगर इंटीजर वैल्यू ले रहे हो तो उसके लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर ले रहे हो तो आपके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर डबल ले रहे हो तो उसके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, आपको बोला गया है आगे लिए, ठीक है। तो अगर एफ कहाँ पर लगता है, कहाँ पर क्या लगता है, आपको बोला गया है, ठीक है। तो परसेंटेज डी वाला जो मैंने बोला था, ठीक है ना, परसेंटेज डी, परसेंटेज ए, परसेंटेज एल एफ, ठीक है ना, परसेंटेज ए सी। तो यहाँ पर आपको जस्ट ऐसा करना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उसके बाद आपको एक कॉमा देना है, और देन उसके बाद लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑपरेटर देना पड़ेगा। और आप जितना वैल्यू रखना चाह रहे हो, ठीक है, बस एड्रेस ऑपरेटर एड्रेस ए और कमा देकर एड्रेस ऑफ बी दे देना है, ठीक है। बस ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए और बी को इनपुट मार देगा, ठीक है ना। ओके, ए और बी को क्या करेगा यार, इनपुट मार देगा। और देन आपको अगर मान लो कि मुझे ऐड करना है, इस वैल्यू को ऐड करना है, तो बस आपको पता है सी एक टेम्पररी ऐड मतलब आपको एक वैल्यू लेना है, बस आपको क्या करना है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देना है, ठीक है ना। तो ऐसा करोगे तो हमारी जो आउटपुट है, हमारी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है ना। तो आउटपुट तो आ गया, एंटर टू नंबर, जैसे मान लो 34 दे दिया और 56 दे दिया। ओके, क्या हो रहा है, ओके यार, ये एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की है, यहाँ पर मैंने परसेंटेज डी एक लगाए हुए, मतलब अगर परसेंटेज डी एक लगाए हुए हो तो आपको एक नंबर के लिए इनपुट देना होगा, ठीक है। तो परसेंटेज डी अगर एक लगाए हुए हो तो आपके लिए आपको बस एक ही इनपुट दे पाओगे, ठीक है। तो मतलब एक ही, मतलब सिर्फ ए, एड्रेस ऑफ ए दे पाओगे, एड्रेस ऑफ बी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और भी एक परसेंटेज डी आपको बस देना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज डी और भी दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर सेमीकोलन दे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं दोगे तो कोई, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक प्रिंटफ कीवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है, प्रिंटफ, ठीक है। और प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा परसेंटेज डी, ठीक है, और परसेंटेज डी, और उसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो आपको पता है ये ऐसा होता है, ठीक है, आपको ये बहुत बार बोला गया है, ठीक है। तो परसेंटेज डी, ओके, परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा और सी का प्रिंट करना। तो अभी अगर रन करूंगा मैं तो यहाँ पर 2 नंबर एंटर मांगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो अगर मैं इसे रन करूंगा यार तो ये पूछेगा एंटर टू नंबर, तो मैंने दे दिया अगर 34 और 45, तो ये क्या आ रहा है, हमारी जो ऐड होकर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, स्कैनएप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, यूजर को इनपुट दे सकते हो, ठीक है। और ये है हमारी स्टेटमेंट। तो अगर इसे भी अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हट भी जाएगा तो अगर यहाँ पर 2 नंबर इनपुट भी दो अगर, ठीक है, अगर मान लो मैंने कुछ इनपुट दे दिया, ठीक है, अगर मान लो मैंने दे दिया
और देन इसको ये ऐसा दे दें तो हमारी ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ये आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, ये यूजर को मतलब जस्ट बोलने के लिए बस ये है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ ये, ठीक है। तो अभी हमारे टॉपिक को चलते हैं। तो हमें हमारा जो टॉपिक था वो इफ एल्स था। तो अगर इफ के अंदर कुछ मान लो, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ, बस एक नंबर ले रहा हूँ जो मैं मार्क्स का जो हम यहाँ पर ग्रेड निकालेंगे, ठीक है। तो बस मान लो मैंने लिख दिया मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स क्या करेगा यार, तो मार्क्स बेसिकली यहाँ पर हम यूजर इस इफ के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है या कुछ भी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये बेसिकली ऐसा मान जाएगा, मतलब उसके अंदर में घुसेगा। ट्रू है तो इफ के अंदर घुसेगा, अगर ट्रू नहीं है तो वो एल्स के अंदर घुसेगा, बस ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, एक प्रिंटफ लगा देते हैं, एंटर द मार्क्स लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। एंटर द मार्क्स, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं यार, ठीक है ना। एंटर द अगर कुछ स्पेलिंग गलती या कुछ भी कर सकते, आपकी मर्जी है यार, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये जस्ट क्या करता है, ये बस एक काम करता है, ठीक है। और तो ये मैंने ये ले लिया एंटर द मार्क्स, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्कैन ऐप के थ्रू, बस स्कैन ऐप के थ्रू मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पर स्कैन ऐप के थ्रू %d लगा दूंगा, और जैसे कि ये इंटीजर है उसके बाद मैं जस्ट एड्रेस ऑफ लगा दूंगा मार्क्स, ठीक है, ठीक है। ओके, तो चलो ये हो गई हमारी काम, ठीक है। तो MAR होगा, सॉरी मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूंगा यार, अगर मार्क्स, ये वाला मार्क्स, अगर मार्क्स यार 30 से या 20 से ज्यादा है, अगर मान लो मैंने लिख दिया मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है तो बस सी आउट करा दो, सी आउट नहीं यार, प्रिंट एप करा दो, ठीक है। बस यहाँ पर क्या करूंगा हम, प्रिंट एप में कुछ स्ट्रेट लाइन प्रिंट करा देंगे, कुछ भी प्रिंट करा देंगे, हाँ। और कुछ ही मान लो, अगर मान लो यस प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो प्रिंट आप दे सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो यार, एल्स में आओ और डायरेक्टली आप प्रिंट करो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप प्रिंट करो, ओके, यस प्रिंट करो, और प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखो कि नो, ठीक है। प्रिंट के अंदर आप लिख सकते हो नो, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन दे दो, बस ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एंटर द मार्क्स, तो बेसिकली यूजर अभी एंटर करेगा कुछ भी मार्क्स, मान लो किरण दे दिया 91 दे दिया, तो यस ओके 91 दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 91 कभी भी लेस देन इक्वल्स टू, कभी भी लेस देन इक्वल्स टू 90 नहीं है, ठीक है ना, कभी लेस देन इक्वल्स टू 90 नहीं है। तो ये क्या करेगा, नो प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर घुसेगा नहीं, और ये डायरेक्टली फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही मान सकते हो कि ऐसे हो सकता है, अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दूं, तो ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दूं और मैं यूजर से इनपुट लूँ कुछ भी, मान लो मैंने ले दिया 45, तो ये नो आ रहा है आंसर, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी एक चीज आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है, बस इसे मैं हटा रहा हूँ और मैं इसे थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम किया है हमारा, ठीक है। देखो मैंने लिखा क्या, इफ, और इफ के अंदर इफ लिख दिया, और इफ के अंदर कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, ठीक है। अभी एल्स के अंदर मैं अगर इफ लिखूं, अगर एल्स के अंदर ही मैं इफ, अगर इस कंडीशन में वो घुसेगा, कंट्रोल तो यहाँ पर आ रहा है, अगर मान लो इसमें कुछ उसे मिला नहीं, ठीक है ना, वो क्या करेगा, एल्स में आएगा, और एल्स में अंदर ही अगर मैं कुछ कंडीशन लिख दिया, अगर मान लो मैंने लिख दिया 80, ये वाला लिख दिया, अगर मैं ये वाला लिख दिया तो एल्स इफ हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इफ के बाद में क्या लिखूंगा, एल्स लिख दूंगा, ठीक है। अब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, इसका स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि अगर आपने इफ लिख दिया, इफ और एल्स, ये वाला की है, ये इफ है और ये वाला क्या है, एल्स है। आपके एल्स के अंदर कुछ भी लिख रहे हो, आपकी मर्जी है, वो आपको मतलब कंपलसरी नहीं है, आपको लिखना ही पड़ेगा क्या, इफ के अंदर, अब एल्स के अंदर कुछ भी लिखना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एल्स के अंदर आप सिर्फ एल मतलब सिर्फ इफ भी लगा सकते हो, ठीक है, सिर्फ इफ भी लगा सकते हो, आपको एल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लगाने की जरूरत पड़ रही है तो लगाओ, वरना नहीं लगानी है, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। और अभी यहाँ पर अगर मान लो मुझे एल्स लगानी है तो एल्स भी नहीं लगा सकते हो, आप हटा सकते हो, इसको कमेंट कर कुछ हटा सकते हो। अगर ऐसा है तो प्रिंट कराओ, वरना हमारी कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जस्ट मतलब प्रोग्राम के हिसाब से हम करेंगे बस, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो मैं इसे हटा रहा हूँ और ये वाला रहने दो, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करते हैं, तो मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट टेप पे मैंने मान लिया ओके बॉस, ओके बॉस। तो मैंने ऐसा प्रिंट, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बस आपको बस ध्यान दे, आपको जस्ट रूल सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ये एल्स हो गए, ये हमारी अभी इसके हिसाब से ये वाला एल्स है, तो एल्स के अंदर फिर से कुछ लिख देते हैं, 70 ले देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी है तो इसके अंदर आप कुछ भी सी आउट करा सकते हो या प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है यार, ठीक है, ओके। कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो यूजर एक इनपुट देगा, कंट्रोल आएगा, इफ के अंदर चेक करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स के अंदर आएगा, और एल्स के अंदर जब ही आएगा उसे मिल जाएगा ये वाला,
ये वाला मिल जाएगा उसे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, पहले इसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अंदर में घुसेगा, एल्स में घुसेगा, एल्स में आकर भी एक कंडीशन मिल जाएगा उसे, कौन सा, इफ वाला है, तो वो क्या करेगा, इफ को डायरेक्टली वो देखेगा, ठीक है ना। इफ के अंदर आएगा और इफ के बाद कोई एल्स है नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो प्रिंट कराएगा, वरना छोड़ देगा, कुछ भी नहीं प्रिंट कराएगा, सिंपल है यार, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आई थिंक। चलो और डिटेल्स में जाएंगे नहीं, जब हम C++ करेंगे वहाँ पर बहुत अच्छे कोर्स बनाए हुए हों, ठीक है। तो जब ये वीडियो देखो यार, उसके बाद ही वीडियो आने वाला है वो वाला, ठीक है। तो इस वीडियो जब मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद 10-15 दिन के बाद हमारी ये वीडियो आएगा, मतलब आप अभी जब जो देख रहे हो, अभी जो अब वीडियो देख रहे हो यार, ठीक है, तो उस 10-15 दिन के बाद आएगा वीडियो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं इसे हटा रहा हूँ पूरा का पूरा चीज़, ठीक है। और अभी जो सीखने वाला है वो है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। जो हमारी अभी लिस्ट में है वो है हमारे लूप, ठीक है। तो लूप भी बहुत ही लूप की अगर मैं बात करूँ, लूप सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ठीक है। तो लूप आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो लूप बहुत, मैं बहुत सच बोलूँ तो लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे लूप के बारे में, ठीक है। तो लूप बेसिकली 3 तरह की होती है, एक होता है फॉर लूप, ठीक है, एक होता है क्या यार, फॉर लूप, ठीक है। और दूसरा जो हमारे होता है वो होता है डू या व्हाइल लूप मान लो, ठीक है। तो दूसरा होता है हमारी व्हाइल लूप, और तीसरा जो होता है हमारी डू व्हाइल लूप, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तीसरा होता है हमारे डू व्हाइल लूप, तो ऐसे मान सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमारी स्पेलिंग भी सही है। तो 3 तरह के लूप होता है, तो बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो 3 तरह की लूप होता है। तो बेसिकली फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये 3 तरह की लूप होती है। तो एक एक डेमो लेकर कर लेते हैं, तो मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो एक मतलब लूप मतलब क्या, ठीक है ना। तो मान लो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ कि मुझे मान लो कि मैंने लिख दिया प्रिंट एफ विश्वजीत, ठीक है। तो बस मुझे ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक बार प्रिंट किया, मैंने ये क्या किया, एक बार प्रिंट किया। तो मान लो मैंने मुझे 2 बार प्रिंट करानी है, मुझे क्या करना है, 2 बार प्रिंट करानी है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये हमारी आएगा विश्वजीत, एक बार आ रहा है विश्वजीत, ठीक है। मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि इसे मैं बारी बारी से प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो बारी बारी से मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, बस ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे बारी बारी से, अगर विश्वजीत को प्रिंट करानी है, ठीक है ना। तो बारी बारी से लिखना पड़ेगा, और ये विश्वजीत बारी बारी से आने वाला है। पर देखो आप कितने बार लिखने वाला हो, ये अगर मैं बात करूं तो आप कितने बार लिखने वाले हो, ये प्रिंट एफ वाला मतलब स्पीच या कुछ भी मान लो, अभी कितने बार लिखने वाले हो, ठीक है ना। इसीलिए हम प्रोग्रामर ने क्या किया, ये लूप का कॉन्सेप्ट ले आया है, ठीक है। तो लूप मतलब क्या, आप बारी बारी से उसमें काम करा सकते हो, ठीक है। तो फॉर लूप की सिंटैक्स देख लेते हैं यार। तो पहले आपको फॉर कीवर्ड लिखना पड़ता है, बस एक फॉर कीवर्ड, देन आपको फर्स्ट ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पहले जो स्टेप होता है वो होता है इनिशियलाइज स्टेप, ठीक है। तो इनिशियलाइज स्टेप आई इज इक्वल्स टू मान लो मैंने दे दिया 1, और उसके बाद होता है कंडीशनल स्टेप। क्या होता है यार, कंडीशनल स्टेप, अगर मान लो मैंने लिख दिया आई इज इक्वल्स टू 5, देन क्या होता है, देन होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप, ठीक है। और देन क्या होता है यार, देन उसके बाद होता है फॉर की बॉडी, उसके बाद क्या होता है यार, फॉर की बॉडी, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फॉर की बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद होता है फॉर की बॉडी, और फॉर के बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया उस वाला स्टेटमेंट जो हमने कॉपी किया था, उसे जस्ट पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो यार, आपकी मर्जी है यार, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो बस ऐसा लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सोचो, इसके बारे में आप बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल्स टू 1 और आई ग्रेटर देन 5, अगर आई ग्रेटर देन 5 है और आई को प्लस प्लस करते जाएं, तो पहले आपको तो करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आई इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लो मैंने लिख दिया आई इनिशियलाइज, बस इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज नहीं बस डिक्लेयर कर दो, और इनिशियलाइज तो मैंने यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है ना। इनिशियलाइज ऑलरेडी मैंने कर चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे आप काम करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फॉर इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1, आई ग्रेटर देन 5 और आई प्लस प्लस, और मैंने प्रिंट एफ के अंदर कुछ भी प्रिंट करा दिया। अगर मान लो मुझे विश्वजीत प्रिंट करना है तो बस मैंने विश्वजीत प्रिंट करा दिया, समझ आ रहा है पॉइंट। तो ये कैसे काम करता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो पहले क्या होता है, ये इनिशियलाइज को देखता है, मतलब कंट्रोल की बात करूं, अगर मैं कंपाइलर की बात करूं, कंपाइलर ऐसे काम करता है, पहले देखता है इसको आई इज टू 1 है तो ये 1 है, ब्रिलियंट। और इसके बाद आएगा ये वाला जो मैंने लिखा है यार, कंडीशनल स्टेप, यहाँ पर काम देखेगा क्या आई लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 5 है, क्या आई मतलब 1 लेस देन 5 है, यस ऑब्वियसली 5 है। और ये क्या करेगा, उसके बाद अंदर में घुसेगा, क्या करेगा यार, अंदर में घुस जाएगा। ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन, ये वाला तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो अंदर में घुस जाएगा, और डायरेक्टली वो क्या करेगा, विश्वजीत को प्रिंट करा देगा। और देन उसके बाद ये क्या करेगा, आई को प्लस प्लस करेगा। देन उसके बाद ये प्रिंट करने के बाद वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर नहीं आने वाला है, बस यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अंदर में घुसेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा ना, फिर से प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक करेगा, अंदर में घुसेगा, फिर से प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो जब तक ये कंडीशन नॉट फॉल्स हो जाए तब तक ये चलेगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये क्या होगा, ये
5 बार प्रिंट होने वाला है विश्वजीत, ठीक है। ये क्योंकि 5 बार ट्रू हो रहा है तो ये क्या करेगा 5 बार प्रिंट हो जाएगा विश्वजीत। 5 बार नहीं 1 2 3 4, ये 4 बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 से स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं 1 लेस देन 5, यस ट्रू, एक बार प्रिंट हो जाएगा। देन होगा क्या, यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 5, 2 लेस देन 5, यस ट्रू हो जाएगा, अंदर में घुस जाएगा और प्रिंट करा देगा। देन यहाँ पर आएगा आई को प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देन प्लस प्लस हो जाएगा और देन प्लस प्लस होगा और 3 लेस देन 5, यस ऑब्वियसली ये प्रिंट करा देगा। देन क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, यस ऑब्वियसली ये प्रिंट करा देगा। और देन क्या हो जाएगा 5, तो 5 लेस देन 5 कभी भी ट्रू नहीं है, कभी भी ट्रू नहीं है ये, और ये क्या करेगा फॉल्स कर देगा और ये लूप से बाहर हो जाएगा। कंट्रोल क्या हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स मैंने आपको बोला था, सिंटैक्स को बस दिया देना है। पहले आपको करना पड़ेगा इनिशियलाइज स्टेप, देन होता है उसका क्या यार, देन मान लो सॉरी मान लो नहीं, देन उसके बाद होता है उसका कंडीशनल स्टेप, और देन होता है उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप। यहाँ पर आप डिक्रीमेंट पे लगा सकते हो। तो मान लो मैंने लिख दिया आई इज इक्वल्स टू 5 और आई ग्रेटर देन 5, ठीक है, आई ग्रेटर देन 5, और देन मैं क्या करूंगा यार आई को माइनस माइनस कर दूंगा, बस ऐसा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या करेगा हमारी, ओके क्या हो रहा है, ओके यार मैंने तो ऑलरेडी गलती कर दिया क्योंकि ये मुझे इक्वल्स टू देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 कभी भी इससे बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये एक बार ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करने पड़ेगा बस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि आई जब तक ना ये 1 से इक्वल ना हो जाए, और जब तक ये 1 से ना इक्वल हो जाए तब तक आपको ये चलानी पड़ेगा। तो ये 5 टाइम या 4 टाइम कुछ भी मान लो, जितना टाइम हो रहा है तो वैसा काम करेगा, ये वाला देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं इसे हटा रहा हूँ यार, अभी हम जाएंगे व्हाइल लूप की ओर, ठीक है। अभी जाएंगे यार व्हाइल लूप की ओर, ठीक है। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले आपको बस लिखना पड़ेगा व्हाइल कीवर्ड, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा यार, व्हाइल कीवर्ड, और व्हाइल कीवर्ड लिखने के बाद व्हाइल के अंदर आपको एक कंडीशन लिखना पड़ता है, ठीक है। बस आपको लिखना पड़ेगा व्हाइल, और व्हाइल के अंदर आपको कुछ कंडीशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है यार, कंडीशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ भी कंडीशन मान लो, मुझे कंडीशन कुछ भी लिखना है, ठीक है। तो आप कुछ भी इसके अंदर कुछ भी कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है ना, सही सॉरी इसके अंदर ये व्हाइल वाला, ये जो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लिखा, इसके अंदर आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। और कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पर कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट विश्वजीत घोष, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप। आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं भी लिख सको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर 1 टाइम मुझे लगानी है, क्या लगानी है, 1 टाइम मुझे लगानी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ग्रेटर देन मैंने अगर 5 कर दिया तो 5 कर दिया, सिंपल चीज है, ठीक है। तो अगर तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बस यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर कंडीशनल स्टेप है और ये प्रिंट कराएगा, और देन क्या हो जाएगा यहाँ पर आई को प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, पहले देखो आई इक्वल्स टू 1 है तो आई लेस देन 5 है ऑब्वियसली है, तो ये क्या करेगा प्रिंट करा देगा। देन आई प्लस प्लस हो जाएगा और देन यहाँ पर आएगा और कंडीशन चेक करेगा, देन प्रिंट करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, फिर से प्रिंट करेंगे और फिर से कंडीशन चेक करेंगे, प्रिंट करेंगे, जब तक ये कंडीशन ना फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और देन यहाँ से कंट्रोल क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। समझ आ रहा है पॉइंट। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो जितना बार कंडीशन हमारी हो जाए ना 4, तो ये 4 टाइम हमारी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर \n दे दूं तो हमारी ये 4 टाइम हो जाने वाला है, ठीक है। तो लो इसे नहीं, ये वाला आउटपुट, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये 4 टाइम हो चुका है हमारी आउटपुट। कुछ भी चीज नहीं है, बहुत ही चीजें है यार। तो यार आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं यार डू व्हाइल लूप की ओर, ठीक है। तो बस आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डू कीवर्ड लिखने के बाद डू की लूप मतलब डू की बॉडी हो जाएगा, और डू की बॉडी के एंड पे मतलब ये वाला यहाँ पर आपको क्या लिखना है यार, व्हाइल कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डू व्हाइल लूप, ठीक है। उसके बाद कंडीशन हो जाएगा, उसके बाद हमारी कुछ क्या बोलूँ इसे, उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। तो बस आप ऐसे काम करना है। पहले क्या करना पड़ेगा यार, तो फिर पहले हमें करना पड़ेगा, पहले डू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद डू की बॉडी, और डू की बॉडी के बाद ये वाला व्हाइल लिखना पड़ेगा। और इसमें कंडीशन तो हमें लिखना पड़ेगा ही, क्योंकि कंडीशन अगर मुझे लूप बारी बारी चलाना है तो बस मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमीकोलन दे देना है, बस ऐसा, ठीक है। तो ये मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक इनिशियलाइज करता हूँ, मान लो आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू मान लो कुछ भी, आई इक्वल्स टू मैंने 1 लिख दिया, और देन अभी क्या करेंगे, ये डू काम चलेगा और इसके अंदर मैं एक कंडीशन लिख दूँ, अगर आई ग्रेटर देन आई लेस देन और लेस देन 5, ठीक है। तो हाँ लेस देन, अगर जब तक ना लेस देन 5 हो जाए और तब तक ही चलाओ, ठीक है। तो पहले डू और देन कुछ भी मान लो, मैंने एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट चला रहा हूँ। अगर मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ विश्वजीत, तो बेसिकली क्या होगा ये, और ये प्रिंट मतलब प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो पहले होगा इसको रन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे ट्रेस करूंगा, ठीक है। तो रन कर दिया और ये इन्फिनिटिव टाइम चल रहा है, वाई बिकॉज ये वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत बारी ट्रू हो रहा है, ठीक है।
तो यार पहले इसे ट्रेस करेंगे, तो इसके बाद हम इसका रीजन क्या है उसको बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है डू। ठीक है, तो डू मतलब क्या होता है, डू का बंगाली मीनिंग क्या है यार, अंग्रेजी मीनिंग कुछ भी मान लो, अंग्रेजी नहीं हिंदी का मीनिंग क्या होता है, डू मतलब करना पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, डू मतलब करना पड़ेगा, तो पहले होता है डू। ठीक है, तो पहले क्या करता है, ये अंदर में घुसता है, ये कंट्रोल वाला, ये डू का मतलब ये कुछ मतलब अगर इसे हटा भी दो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर हटाओगे तो एरर आएगा, पर हटाने नहीं, आपको हटाना नहीं है यहाँ पर। इसको इसे कुछ भी मतलब मानने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसा मान सकते हो। तो वो क्या करेगा, कंट्रोल क्या करेगा, इसे पढ़ के बाद ये अंदर में घुस जाएगा और एक बार प्रिंट करा देगा, और देन उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, देन उसके बाद ये वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो यहाँ पर घुसेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी स्टेप होना चाहिए था। अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं देंगे तो क्या चलेगा, लूप बारी बारी से इन्फिनिटी तक चलने वाला है, मतलब बारी बारी से चलने वाला। देखो इन्फिनिटी तक मतलब ये इसका कोई एंड नहीं है, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, बारी चलता जाएगा। समझ आ रहा है पॉइंट, तो आपको बस ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने कुछ इंक्रीमेंट स्टेप लिख दिया आई प्लस प्लस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारी जितना हम स्टेप चाह रहे हैं तो बेसिकली वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैकस्लैश n देकर ही मैं प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि अगर बैकस्लैश n नहीं देंगे तो बारी बारी से वो जो स्टेप बारी बारी से वो नहीं आएगा। ठीक है, समझ सकते हो ये वाला। ओके ओके यार, तो ये हो गई हमारी काम। तो आपने एक चीज तो नोटिस किया, अगर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, अगर डू वाइल ये लूप है, तो डू वाइल बेसिकली क्या हो रहा है, डू वाइल का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप कुछ भी स्टेप नहीं लिखोगे भी, अगर आपने कुछ कंडीशन नहीं लिखा, अगर नहीं भी लिख रहे हो ना, अगर ये कंडीशन चल भी नहीं रहा है तो मतलब मिनिमम वन टाइम तो चलेगा ये वाला, मतलब जस्ट ये मतलब जो मैंने प्रिंटेब लिखा ये वन टाइम तो चलेगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया आई ग्रेटर देन वन, ठीक है, आई ग्रेटर देन वन कर दिया, तो ये वाला स्टेप क्या है, यहाँ पर कुछ भी ट्रू नहीं है। समझ आ रहा है पॉइंट, ये कुछ भी ट्रू नहीं है, ये वन वन लेस देन वन है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है ना, तो अगर मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये इंक्रीमेंट हटा देता हूँ, क्योंकि इंक्रीमेंट अगर करूँगा ठीक है, तो यहाँ पर मैं टू कर देता हूँ। ठीक है, टू करेंगे तो ये काम है, तो ये आई ग्रेटर देन टू, आई लेस देन टू। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये क्या करेगा, एक बार ही विश्वविद चलाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो गया ना यार, अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो गया ना यार, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, मतलब अगर फॉल्स भी चला हो गया ना तो एक बार प्रोग्राम चलेगा। ठीक है ना, समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये वाला। चलो मैं हटा रहा हूँ इसे। ठीक है, आप थोड़ा प्रोग्राम बनाकर भी खुद से प्रोग्राम बनाकर भी कर सकते हो यार। ठीक है, तो अभी हम दूसरे टॉपिक और चलते हैं, वो है, तो अभी हम पढ़ेंगे जो है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ठीक है, तो फंक्शन सच बोलूं तो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शन बेसिकली होता है ये कि ये चार टाइप का होता है। ठीक है, तो चार टाइप का मतलब क्या होता है कि मान लो कि पहले एक होता है रिटर्न समथिंग टेक्स्ट नथिंग। तो ये काम कर लेता हूँ, तो एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो होता है हमारी टेक्स्ट नथिंग। ठीक है, तो होता है हमारे टेक्स्ट नथिंग। ठीक है, टेक्स्ट नथिंग और रिटर्न समथिंग। ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हो या रिटर्न नथिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये दो तरह की होती है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली दो तरह की होती है यार। ठीक है, तो आप दो नंबर पे रख सकते हो। और टेक्स्ट मैं पूरा लिख रहा हूँ यार। ठीक है, उसके बाद हम तो देख सकते हो टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग, कुछ लेगा भी नहीं देगा भी कुछ भी नहीं, टेक्स्ट समथिंग रिटर्न नथिंग। ठीक है, और टेक्स्ट नथिंग रिटर्न समथिंग। ठीक है, कुछ समझ सकते हो यार, कोई कुछ भी मतलब यहाँ पर कुछ एक्सचेंज मतलब कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बस एक्सचेंज हुआ है, पर यहाँ पर नथिंग है या नथिंग है, ये समथिंग ये नथिंग। ठीक है, ये नथिंग और ये समथिंग और ये समथिंग समथिंग। ठीक है, तो पकड़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसका। ठीक है, तो पहले का डेमो लेते हैं, तो फंक्शन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस उसे सोचने की ट्राई करो। ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि मान लो मैं एक बैंक की एप्लीकेशन तैयार करना चाह रहा हूँ। तो बैंक की एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, एक बच्चा की अकाउंट ओपन हो सकता है, एक बच्चा क्या होता है अकाउंट ओपन हो सकता है, उसका डिलीट हो सकता है, उसके अकाउंट या अकाउंट क्लोज हो सकता है। वो क्या कर सकता है यार, कैश विड्रॉल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, उसके कुछ करेक्शन वगैरह हो सकता है। अगर मान लो कुछ उसका फादर का नाम गलत है, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, या फोन नंबर उसकी लॉस्ट हो चुका है, या उसे फिर से अपडेट करानी पड़ेगी। तो क्या होता है, ये बहुत सारा मैनेजमेंट हो रहा है, डेटा का मतलब डेटा का मैनेजमेंट हो रहा है। और वो क्या करेगा यार, बेसिकली वो क्या करेगा, एक प्रोग्राम क्या करता है कि ये जो पूरा का पूरा चीज मैंने आपको बताया हुआ है कि ओपन क्लोज डिपॉजिट विदड्रॉल, ये बेसिकली क्या होता है, एक सिस्टम के ऊपर काम करता है।
सिस्टम के ऊपर काम करता है ऐसे कि आप मान लो कि मुझे यहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये पूरा पूरा मेन का बॉडी के अंदर बारी बारी से लिखते जाऊंगा। 1000 1500 का लाइन का कोड होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा ना, जो जो मतलब जो बंदा जो मतलब काम कर रहा है, मतलब जो बंदा वो बना रहा है, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वो क्या करेगा, ये मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, ये मतलब उसका ब्रेन खराब हो जाएगा कम से कम, ये तो मतलब सही है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो यार, ये बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक एक चीज को हम छोटा छोटा कर देते हैं, मतलब एक एक चीज को हम छोटा छोटा बनाएंगे, बस ऐसा कुछ मान सकते हो। क्या बोला जानो, मतलब एक फंक्शन ऐसा होगा, मतलब एक चीज ऐसा लिखेंगे, मतलब एक कोड एक ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात करूं इसके अंदर, मतलब ये वाला इस बॉडी के अंदर एक बॉडी ऐसा बनाएंगे जहां पर अकाउंट ओपन हो सकता है, एक बॉडी ऐसा बनाएंगे जहां पर अकाउंट क्लोज हो सकता है, एक बॉडी मतलब एक चीज ऐसा बनाएंगे जो क्या कर सकता है भाई साहब, बोलो ना, जो कैश विदड्रॉल या डिपॉजिट, ऐसे हम फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बेसिकली ऐसे, मतलब फंक्शन का यूज ऐसे बन सकते हो कि डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए क्या बन सकते हो यार, बस डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो तो फिर ये काम करता हूँ, फंक्शन कैसे होता है बस उसके ऊपर डेमो लेते हैं, ठीक है। तो अभी यार एक एक कर उसे जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो पढ़ेंगे टेक्स्ट नथिंग और रिटर्न नथिंग, तो मैं कुछ लेगा भी नहीं कुछ देगा भी नहीं, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर मैं क्या क्या करूँगा, एक एरिया फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। मान लो कि मैंने एक एरिया फंक्शन ले लिया, और देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे मैं मतलब डिक्लेयर करूँगा और डिफाइन करूँगा। तो बेसिकली देखो, फंक्शन तीन तरह की उसकी काम होती है। एक होता है फंक्शन कॉल, ठीक है, एक होता है फंक्शन कॉल, दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन, और एक और तीसरा जो होता है वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पहले होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको मेन के बॉडी के अंदर आपने फंक्शन ले लिया, तो जब कंट्रोल यहाँ पर मूव करेगा, बेसिकली वो मेन फंक्शन का अंदर आएगा, और मेन फंक्शन का जब आएगा वो क्या करेगा, एरिया को पकड़ लेगा, ठीक है। वो क्या जाएगा, एरिया के अंदर वो कंट्रोल मूव कराएगा, और एरिया जब कंट्रोल पे मूव कराएगा वो क्या ढूंढेगा, इस प्रोग्राम के अंदर का एरिया इस फंक्शन पे फंक्शन है, ठीक है ना। तो मुझे बस क्या करना है, मुझे एक रिटर्न टाइप देना है, फंक्शन को क्या करना है, रिटर्न टाइप देना है। ये वॉइड क्या है यार, वॉइड होता है रिटर्न टाइप, और ये क्या कहता है, वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, मतलब रिटर्न करो, कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बेसिकली मैंने अभी बताया था कुछ रिटर्न नथिंग, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन। और अभी क्या करेंगे यार, फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम एरिया फंक्शन को डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो सोच सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं भाई, या फंक्शन प्रोटोटाइप बोल सकते हैं, और इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, क्योंकि मान सकते हो क्योंकि हमने ये इसके अंदर ही हम काम करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। ये जो चीज है, ये वाला चीज बेसिकली क्या करें, इसे हम एरर, मतलब प्रोग्राम पे बेसिकली एरर नहीं आने के लिए बस इसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट? और ये हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मान लो मैंने लिख दिया इंट आर, ठीक है, इंट आर लिख दिया, और मैंने मान लो कि मैंने प्रिंटफ दे दिया एंटर, कुछ मान लो मैंने, अगर मान लो कि कुछ एक चीज को एरिया मुझे निकालना है, ठीक है ना, एरिया मान लो, या मुझे उसका एरिया ही मान लो है ना यार, ठीक है। तो एंटर द लेंथ, ठीक है। तो एंटर द लेंथ कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं स्कैनएप के थ्रू परसेंटेज डी लिख दूंगा, और परसेंटेज डी लिख के बाद एड्रेस ऑफ क्या दे दूंगा यार, एड्रेस ऑफ आर दे दूंगा, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ आर दे दूंगा, और देन मैं लिखूंगा ये एंटी कुछ भी मान लो सी लिख दिया, और सी इज टू मैं क्या करता हूँ, कुछ मान लो, अगर मान लो 2 into आर, ठीक है, उसका मान लो एरिया है, एरिया नहीं, एरिया मान लो यार, सी इज टू 2 into आर, कुछ भी मान लो यार, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जो फॉर्मूलाज होती है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लेकर काम करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यार, प्रिंटफ के थ्रू मैं इसे सी आउट कराऊंगा, या इसे उसे मतलब कंसोल पे उसे दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस मैं लिखूंगा परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी, और देन उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सी लिख दूंगा, ठीक है। और सी लिखने के बाद मैं इसे रन करूंगा, ठीक है यार। तो देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेरेशन किया, और ये मैंने डिफाइन कर दिया, और मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो अब देख सकते हो ये बोला एंटर द लेंथ। तो अगर मान लो मैंने कुछ लेंथ दे दिया, अगर मान लो मैंने दे दिया 5, ठीक है। तो ये 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर हमारी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भाई ऐसा करने की क्या जरूरत है, मतलब ऐसे लिखने का क्या जरूरत है। अब देखो यार, लिखने का जरूरत ये है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ एरिया, ये वाला एरिया अगर मैंने लिखा,
ये एरिया, ये बहुत सारा मतलब क्या बोलूँ यार, अगर मान लो एरिया, तो एरिया मतलब बहुत सारा, मुझे रेक्टेंगल का वायर करना है, मुझे ट्रायंगल का वायर करना है, मतलब समझ सकते हो ना कितना, मतलब बहुत सारा जो हमारी जो क्या बोलूँ इसे, जो हमारी मैथमेटिक्स में जो आती है, तो उसका बहुत सारा जो हमारी डाटा, उसका उसका हमारा बाहर का जो हमारी परिमिति में आती है, तो उसका हमारे अगर उसे बाहर करना है तो समझ सकते हो बहुत सारा उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा डेटा का, तो वहाँ पर हमें फंक्शन बहुत सारा कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फंक्शन कॉल करना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर, अगर मेन की बॉडी के अंदर में अगर लिखूँ तो क्या हो सकता है प्रोग्राम में बहुत सारा दिक्कत आने वाला है, इसीलिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की एक टाइप जो है हमारी टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग, ठीक है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर रिटर्न भी नहीं हो रहा है, इसलिए वॉइड लिखा, ठीक है। वॉइड का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, और यहाँ पर कुछ लेगा भी नहीं, इसे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लेगा भी नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी डेमो की ओर चलते हैं, जो है हमारी फंक्शन रिटर्न कुछ लेगा, मतलब टेक्स समथिंग और रिटर्न नथिंग, ठीक है। तो मतलब कुछ लेगा पर कुछ देगा नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ लेगा मतलब यहाँ से कुछ लेगा, ठीक है ना, तो बस ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ ये मैं हटा दूंगा, और यहाँ पर हटाने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसे, ठीक है। मेन के बॉडी के अंदर मैं इसे लिख दूंगा, और इसके अंदर मैं ये सी को हटा देता हूँ यहाँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आर को पास कर दूंगा। क्या होता है यार, आर को पास करना पड़ता है, ठीक है। और ये अगर आर को पास करेंगे तो यहाँ पर उसे रिसीव करना पड़ेगा, बस यहाँ पर लिखूंगा इंटीजर आर, ठीक है, इंटीजर आर। और यहाँ मैंने सी लिख दिया, तो यहाँ पर मुझे सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सी लिख दिया मैंने, और ये मल्टीप्लाई होकर डायरेक्टली आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर भेजा तो यहाँ पर मुझे इंटीजर बोलना पड़ेगा कि हमने हाँ इंटीजर आपने भेजा है, तो इसके अंदर आपको इंटीजर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो देख सकते हो एंटर द लेंथ, अगर मान लो मैंने 5 दे दिया तो हमारे 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो मैंने ये फंक्शन तो बहुत तरह का होता है, उसको मैं एक एक का डेमो दे रहा हूँ, बस ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने जो मैनेजमेंट डेटा का है बस मैंने क्या कर दिया ये वाला, ठीक है। तो समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। तो अभी चलते हैं तीसरी की ओर, जो है हमारी टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, कुछ लेगा नहीं पर कुछ मतलब लेगा नहीं कुछ भी पर देगा, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो कुछ लेगा नहीं मतलब इसे तो मुझे हटानी पड़ेगी क्योंकि कुछ ले नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बस मैं इसे कॉपी करूंगा ये वाला चीज, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर कुछ लेगा नहीं मतलब कुछ भेजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भेजना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ भेजना नहीं पड़ेगा, बस मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट। और प्रिंट करूंगा ये, ठीक है। तब देखो प्रिंटफ आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, वाई, क्योंकि हमने क्या बोला था, टेक्स रिटर्न नथिंग मतलब सॉरी टेक्स नथिंग मतलब कुछ लेगा नहीं पर कुछ देगा, ठीक है। टेक्स नथिंग बट रिटर्न रिटर्न समथिंग मतलब कुछ देगा हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे कुछ रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद सी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी बेसिकली सी हमारी जो रिटर्न चीज है वो रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा, ये मैंने क्या लिख दिया, ये रिटर्न टाइप है, ये वॉइड क्या है यार, रिटर्न टाइप है, तो मुझे इसे हटानी पड़ेगी ना। तो इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर, इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा यार, इंटीजर, ठीक है। अगर इंटीजर लिख दोगे तो ये बेसिकली इंटीजर ये पकड़ लेगा, पकड़ तो लेगा, पर यहाँ पर मैंने सी आउट किया, सी आउट या प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ नहीं किया, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर आर के थ्रू मैं इसे ले लूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ में इसे क्या करूंगा यार, प्रिंट एफ के थ्रू मैं इसे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ कीवर्ड लिख दिया, और प्रिंट एफ के बाद मैंने लिख दिया %d, और देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, सी को प्रिंट करा दूंगा, बस ऐसा। सी नहीं यार, सी व्हाट सी व्हाट आर करूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं मतलब रिटर्न होकर, ये वाला रिटर्न होकर ये यहाँ पर आया है, और ये वाला चीज हमने आर पे असाइन कर दिया, मतलब आर पे वैल्यू स्टोर हो गया, मतलब जो रिटर्न किया वो आर में स्टोर हो गया, और आर को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो अगर मैं रन करूंगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम देखो यार, ये मैंने यहाँ पर जो मतलब जो रिटर्न टाइप है मैंने इंट लिख दिया, पर यहाँ पर मुझे उसे बोलना चाहिए था, ठीक है, इसलिए वो एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और मैं अभी इसे रन करूंगा, तो बेसिकली देख सकते हो हमारी एंटर द लेंथ मैंने अगर मैंने 5 दे दिया तो हमारी 10 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज है, ओके। तो अभी लास्ट की ओर चलते हैं, वो लास्ट ये है कि कुछ लेगा भी कुछ देगा भी, मतलब कुछ लेगा भी और देगा भी, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो कुछ लेगा मतलब यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा चीज कॉपी करना है, ये वाला चीज, ठीक है। तो कुछ लेगा मतलब कुछ लेगा भी देगा भी, तो मुझे पहले देना पड़ेगा ना, उसके बाद लोगे, ठीक है। तो कुछ देना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, ये वाला चीज, और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ पास कर देता हूँ, मैं लेट से आर पास कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर आपने आर पास कर दिया और आप यहाँ पर आर पे नहीं इसे असाइन कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको कुछ टेम्परेरी वेरिएबल आर कैपिटल आर ले सकते हो और आर यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो,
ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो बेसिकली सी में एक रूल्स होती है कि आप डायरेक्टली ऐसा लिख नहीं सकते, पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, देन आपको लिखना पड़ेगा। पर आपको आप वैसा करोगे तो मतलब प्रोग्राम पे एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एरर को अगर मैं रिमूव करूंगा तो इसके लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, बस printf बस परसेंटेज डी आर एंड देन ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, बस ये वाला चीज, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर तो आर तो भेज दिया, ये वाला इसके अंदर तो मैंने आर मतलब ये वाला फंक्शन के अंदर तो मैंने आर भेज दिया, ये आर मुझे रिसीव करना पड़ेगा, तो बस मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटीजर और आर, ठीक है, ठीक है। तो इंटीजर आर दे दिया, ये रिसीव कर लेगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये इंटीजर ले लेगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर भी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने लिया वैल्यू, तो उसके थ्रू मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग, या कुछ भी मान लो मैंने कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसे, इसके अंदर मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा, तो लेने के लिए मुझे इसका डेटा टाइप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारी हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर द लेंथ अगर मुझे 5 देना है तो भाई हमारी 10 आंसर होने वाला, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी यार, ये बहुत ही इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं, ठीक है, बस ये बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। तो आपने शायद इसे समझने की कोशिश किया, और बहुत ही ईजी फंडा है, इतना ज़्यादा टफ नहीं। अगर आपको टफ लग रहा है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बस देखते जाओ, थोड़ा बहुत नॉलेज लो, थोड़ा बहुत मतलब इतना ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं C++ की जब कोर्स लॉन्च करूंगा तो आपको बस उसके लिए आपको यारी का उस टाइम जब आपको जो पढ़ाई जाएगी बस उसे अच्छी तरह से ध्यान देना है। बस इसको मैं इसलिए इस कोर्स को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो C++ कोर्स है वहाँ पर आपको थोड़ा मतलब क्या बोलूँ उसे, थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बस ऐसा। चलो, तो ये हो गई हमारी काम। अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक। तो यार अभी जो करेंगे वो है हमारी जो हमारी है वो है हमारी एरे, ठीक है। तो हम तो यार अभी जो करेंगे वो है एरे, ठीक है। तो बेसिकली एरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरे क्या होती है पहले उसके बारे में जान लेते हो। एरे भी एक ऐसी चीज है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब डेटा की आप अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा की आपका अगर बहुत सारे ऑपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको ये एरे आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है यार। देखो, तो पहले आपको मैं बोल दूं एरे क्या होता है बेसिकली। तो यार एरे बेसिकली ऐसे होता है कि एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और इसके अंदर अगर मान लो मैंने कुछ लिख दिया, ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं एरे को, इंट ARR ऑफ मान लो मैंने दे दिया 10, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो मैंने दे दिया 4, सॉरी फॉर दैट 4 मैंने लिख दिया अगर, ठीक है। अगर क्या लिख दिया यार, मैंने लिख दिया 4, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, थोड़ा सोचो तो यार क्या होता है। पहले मैंने क्या बताया पहले से कि यहाँ पर एरे का मतलब क्या है, डेटा को अरेंजमेंट करने का एक तरीका, मतलब डेटा को एक इजी तरीका से उसे क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट करने के लिए ये एरे यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ऐसे ऐसे मान सकते हो, अगर मैंने लिख दिया इंटीजर या INTARR4, तो ये बेसिकली होता ये कि बेसिकली 4 ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। क्या बोला मैंने, 4 ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और जिसका इंडेक्सेस होता है। अगर मान लो इसका मतलब नेमिंग है, ठीक है, ये ऐसा रेंडमली नेमिंग होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है 0, उसके बाद होता है 1, उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 3। अगर 4 मैंने क्रिएट कर दिया, ये 0 से 3 तक जाएगा। अगर मैंने n यहाँ पर लिख दिया तो कितना तक जाएगा, 0 से n-1, सिंपल। और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, समझ में आ रहा है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो चलते एक डेमो के साथ उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे ये पूरा का पूरा चीज मैं हटा रहा हूँ यार, ठीक है। और चलो मैं हटा रहा हूँ, और INT मेन, ठीक है। और ये मेन के बॉडी के अंदर क्या करूँगा यार, और मेन के बॉडी के अंदर मैं काम करूँगा, ठीक है। तो बस मुझे पहले लिखना पड़ेगा INTARR4, ठीक है। तो होगा ये कि 4 ब्लॉक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे काम कर सकते हो कि ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने लिख दिया ऐसा कि printf एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है, ठीक है। तो एरे में हम ऐसे एलिमेंट रख सकते हैं, ठीक है। और स्कैनएप के थ्रू क्या कर सकते हो, उसे क्या बोलो उसे उस एरे के लिए वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो बस क्या करना है, अगर मान लो मुझे ये मैंने तो लिख दिया 4, ठीक है।
तो आप 4 से कम भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख पाओगे, बस उससे कम रख सकते हो या उसको रख सकते हो, मतलब 4 तक रख सकते हो, समझ में आ रहा है, पर उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैं अगर मुझे फॉर लूप लगानी है तो मुझे पूरा का पूरा जो हमारी जो वैल्यू रख सकते हो उसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आगे लिखूंगा i इज टू 0, ठीक है, i इज टू 0 और i ग्रेटर देन 4 एंड i को प्लस प्लस कर दूंगा, बस ऐसा, ठीक है। और देन मैं स्कैनएफ के थ्रू क्या करूंगा, तो मुझे पहले तो i को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, और मैं स्कैनएफ के थ्रू SCANF स्कैनएफ के थ्रू मैं इसे वैल्यू को रख दूंगा, बस %d और देन क्या करूंगा यार, %d और देन एड्रेस ऑफ क्या करूंगा यार, ARR ऑफ i, ठीक है, बस ऐसा लिख दूंगा। तो क्या होगा, 4 जो कुल मिलाकर 4 वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाए, मतलब हम यूजर के थ्रू हम इसे इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यूजर के थ्रू तो हम इनपुट ले लेंगे, पर मैं तो उसे क्या करना चाह रहा हूँ कि उसे प्रिंट भी करना चाह रहा हूँ, तो उसे क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट भी करना चाह रहा हूँ, बस। तो फिर मैं एक फॉर लूप इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और देन मैं यहाँ पर उसे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ लिख दिया, और यहाँ पर तो एड्रेस नहीं जाएगा क्योंकि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं उसे, ठीक है। तो बस इसे मैं, ठीक है, मैं इसे जस्ट इसे डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने दे दिया 12 देन 34 देन 45 देन 67, तो हमारी जो 12 उसके बाद 23 उसके बाद 45 उसके बाद 67 आ चुका है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर \n दे सकते हो उसे इनपुट को सही से देखने के लिए, जो हमारी इनपुट देकर हमने जो आउटपुट निकाला है तो उसे सही से देखने के लिए बस आपको 12 23 कुछ भी मान लो, आपकी रैंडम वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, तो देख सकते हो ये 12 34 56 78 आ चुका है हमारा, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे क्या करना है कि ये पूरी हम तो इनपुट तो ले लिया, पर मुझे क्या करना है यार, ये पूरा का पूरा चीज़ मुझे क्या, हाँ, पूरा जो हमने जो एलिमेंट दिया तो उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे जो सिंपल सा प्रोग्राम होती है अगर मैं उसके थ्रू काम करना चाहूँगा तो क्या होता है, थोड़ा सोचो तो। अगर मैं सिंपल के थ्रू मुझे अगर काम करना था तो मुझे बारी बारी से इतना वैल्यू लो, उसके बाद उसे मतलब ऐड करो, देन उसके बाद ऐड करो, ठीक है ना। अगर मुझे 50 वैल्यू ऐड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर ABCDEFG, मतलब 50 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। पर एरे में ये ऐसी चीज आ गया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इसे 50 या 50 से ज्यादा भी वैल्यू आप इसे पे 50 क्या भाई साहब, बहुत मतलब आपकी मर्जी है, आप उसमें वैल्यू को ऐड या सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 वैल्यू कुल मिलाकर यहाँ पर इनपुट ले लिया। तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कुल मिलाकर वो 4 जो वैल्यू मैंने लिया उसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस आपको ये क्या करना पड़ेगा, मैं ये प्रिंटफ की जगह में इसे हटाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और मुझे अगर मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा तो मुझे बस यहाँ पर लिख दूंगा int sum इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं एक sum ऐसे वेरिएबल लूंगा जो हमारी काम का है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे पहले रख देता हूँ, ठीक है। तो बस मैं इसे पहले रख दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा यार, sum इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, sum इज इक्वल्स टू sum प्लस ARR ऑफ i। थोड़ा सोचो क्या हो रहा है, अगर मान लो i इज इक्वल्स टू 0 है, i इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो i ऑलरेडी हमने यूज कर दिया, यहाँ पर अगर यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं j कर लेता हूँ, हमारी प्रोग्राम की एरर के हिसाब से, अगर प्रोग्राम पे एरर आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर j लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, sum इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, sum इज इक्वल्स टू 0 है, तो j इज इक्वल्स टू 0, j ग्रेटर देन 4, j प्लस प्लस, ठीक है, ये j लेस देन 4, j प्लस प्लस, मतलब ये कंडीशन पूरा का पूरा सही है। तो अंदर में घुसेगा और वो देखेगा sum इज इक्वल्स टू sum प्लस ARR ऑफ i। पहले कंडीशन ये वाला चेक होता है, चेक नहीं है, पहले ये काम करता है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं यार तो पहले ये वाला काम होता है इसके, मतलब अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स में बेसिकली हम ऐसा काम करते हैं कि मतलब राइट से लेफ्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन ये है हमारी असाइन साइन, तो इसके जो हमारी लेफ्ट साइड में जो है तो उसका काम पहले होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये शाम का वैल्यू कितना था 0, और ARR ऑफ j मतलब क्या, ARR ऑफ 0, तो 0 मतलब क्या, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू था, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू था, ठीक है, 0 इंडेक्स की वैल्यू और शाम की वैल्यू वो ऐड हो जाएगा और वो हम शाम पे असाइन कर देंगे। मतलब शाम की वैल्यू 0 था, शाम की वैल्यू अभी अपडेट होकर एक वैल्यू आया है, समझ में आ रहा है। तो शाम की वैल्यू क्या हुआ, अपडेट होकर एक न्यू वैल्यू आया है, ठीक। तो बेसिकली हुआ ये, तो ये शाम की वैल्यू था वो अपडेट होकर आ गया, ठीक है। तो अभी दूसरा इटरेशन चलेगा, दूसरा इटरेशन पे जो शाम की वैल्यू जो अपडेट होकर आया था, ठीक है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा और देन ये शाम के साथ ऐड हो जाएगा, फिर से चल जाएगा, फिर से जो ऐड होकर शाम पे असाइन हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा जो शाम हुआ लास्ट में, जो ये फॉर लूप के एंड के बाद जो शाम की वैल्यू हमने वो हो चुका है, मतलब शाम की वैल्यू जो ऐड होकर जो आया है, बस मैं उसे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो प्रिंट होने के बाद बस आप ऐसे मान सकते हो यार, printf प्रिंट मान सकते हो, और परसेंटेज डी दे दूंगा, और देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शाम को मैं जस्ट प्रिंट करा दूंगा, बस ऐसा, ठीक है। तो प्रिंट कर दिया, और मैंने यहाँ पर कर दिया, ओके। ये प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए मैंने क्योंकि इनिशियलाइज किया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मुझे यहाँ पर लिख भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जे की जो इनिशियलाइज किया नहीं है, ये वाला जे, समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो मैं इसे रन कर दूँ था। तो ये बोला एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे, तो मैंने दे दिया 12, 34, 56, तो ये हमारी ओके, और एक देना पड़ेगा, तो हमारी 169, ठीक है। तो ये हुआ, ये हमारी जो मतलब सबको ऐड कर ये दे दिया, मतलब 12, 34, 56, 67, तो ये ऐड होकर आ गया हमारा, ठीक है। ओके, तो ये हो चुका है हमारी काम। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने जो C++ की जो एरे वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो है, ठीक है। तो आपकी बहुत थोड़ा नॉलेज, उसमें बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए जरूरत नहीं है आपको प्रॉब्लम, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान दो, बस कैसे काम कर रहा है, उसका इंडेक्स कैसा काम हो रहा है, ये जीरो से आपको n-1 तक जो जा रहा है उसे थोड़ा ध्यान दो, कैसे इनपुट मिल रहा है, कैसे ऐड हो रहा है, बस थोड़ा बहुत, आपको इतना ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, ठीक। तो अभी जाएंगे यार हमारी 7th टॉपिक की ओर, जो है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसकी ओर जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी एक ऐसी चीज है यार, ये कोई इतना ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल है, एरे की तरह ही है, ठीक है। मतलब एरे का भाई बोल सकते हो। पर स्ट्रिंग में एक चीज है, इस स्ट्रिंग में आप कैरेक्टर स्टोर करोगे, ठीक है। अब इतना मतलब ये ABC, मतलब ये वाला जो मैंने लिखा है इंटीजर वैल्यू भी स्टोर होता है, पर आपको अगर मतलब अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको एरे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ सकते हो, इंटीजर नहीं, आपके यहाँ पर कुछ भी मतलब वैल्यू की मान, अगर मैं वैल्यू की मान बोलना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर फ्लोट भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, डबल भी रख सकते हो, लॉन्ग डबल रख सकते हो, लॉन्ग लॉन्ग रख सकते हो, मतलब कुछ भी वैल्यू रख सकते हो एरे के अंदर। पर स्ट्रिंग के अगर अंदर आपको कुछ भी काम करना है, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आप कैरेक्टर रख सकते हो, समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जस्ट कैर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर अंतर यह है, आपको कैर लिखना पड़ेगा, और मैंने क्या किया, एक एरे स्टोर कर दिया, और देन आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी एरे कैरेक्टर मान लो मैंने रख दिया A, और मैंने रख दिया B, और लेट्स से मैंने रख दिया C, ठीक है। तो और मान लो कि मैंने रख दिया यहाँ पर C, और मान लो मैंने रख दिया D, ठीक है। तो आप ऐसे रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बस आप अगर कैरेक्टर रखना है तो आपको ये स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर चेंज करा दूंगा, ये वाला चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कैर, ठीक है, कैर लिख दूंगा, और देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओके, एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे, एंटर इन द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चेंज करा दूंगा, ये शाम तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कैरेक्टर का ऐड बेसिकली होता नहीं है, ठीक है। तो कैरेक्टर का ऐड मैं नहीं करूंगा, ठीक है। और मैं जस्ट इसे कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ इसे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर %d है, तो मुझे लिखना पड़ेगा %c, क्योंकि ये कैरेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं %c के थ्रू मैं इसे सी आउट करा दूंगा, सी आउट नहीं, साम, ओके, सी आउट नहीं है तो वो प्रिंट, ठीक है। सी आउट बेसिकली होता है यूज, यहाँ पर है जो C++ होती है, तो वहाँ पर हम सी आउट यूज करते हैं, ठीक है। ओके यार, तो चलते यार, अभी देखो कुछ चेंजेस किया है। चेंजेस बेसिकली हुआ ये कि मैंने यहाँ पर 5 कैरेक्टर लिया, आप कुछ भी कैरेक्टर ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा यहाँ पर आप 4 भी लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर तो फिर मुझे 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे 4 करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो शाम था वो हटा दिया मैंने। और अभी हम रन करेंगे, एंटर द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने रन किया, और यहाँ पर मान लो मैंने दे दिया 4, मुझे वाट देना है, ठीक है। तो 20वां दे दिया, तो हमारी देखो मैंने 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 दे दिया, पर ये क्या कर रहा है, ये हमको 4 दे रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 दे रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे काम होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली ऐसे काम करता है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये तो मैंने यूजर के थ्रू इनपुट लिया, तो अभी मैं एक काम करूंगा, जो है हमारी, ओके, क्या हो रहा है, आई एम सॉरी, ये हमारी जो बैक स्पेस जो की होती है वो मतलब प्रेस हो चुका था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब वो ऑटोमेटिकली प्रेस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो मैं जो stdio.h कर देता हूँ, और देन int main, ठीक है। तो हमारी main की बॉडी, और देन क्या होगा यार, उसके अंदर हमने एक कैर मैंने ले लिया था एरे,
ठीक है। तो कुछ भी मान लो ARR, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी साइज मान लो, मैंने 5 दे दिया। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हो, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे कम नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप जितना वैल्यूबल या कुछ भी कैरेक्टर स्टोर करना चाह रहे हो उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, उससे कम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने 5 दे दिया और 5 देने के बाद मैंने क्या किया, उसे इनिशियलाइज कर दिया, और उसे करना पड़ता है डबल कोट्स के अंदर आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो अगर मान लो मैंने दे दिया BISWAJIT, ठीक है, तो विश्वजीत दे दिया, और देन मैं अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, ठीक है, अगर मान लो मैंने प्रिंट करूंगा प्रिंट है, तो मुझे बस लिखना है %S या %C, आपकी मर्जी है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ARR की नाम लिख सकते हो, बस ऐसा। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारी आउटपुट देख सकते हो, ये क्या आ रहा है, ये एक एरो आ रहा है। वाई, थोड़ा सोचो यार, मैंने क्या लिखा और क्या आया, ठीक है। तो आउटपुट हम क्या चाह रहे थे, आउटपुट हम चाह रहे थे विश्वजीत, ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज हमने आउटपुट चाह रहे थे। पर आ गया क्या, ये मतलब एरो ऑपरेटर, मतलब कुछ गार्बेज, मतलब कुछ भी वगैरह वगैरह कुछ भी आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं इसे हटा रहा हूँ यार, ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ। पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि अगर मैं ARR कर दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सोचो यार, ठीक है ना। तो मैंने लिखा क्या और आया क्या, थोड़ा सोचो ना यार, मैंने लिखा क्या और आया क्या। मैंने बस ARR लिख दिया तो हो गया क्या, ARR लिख दिया आपने, मतलब कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने, बस प्रिंटेब लिख दिया, %C लिख दिया और ARR लिख दिया, तो हो गया क्या, ठीक है ना। तो आपको ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको क्या करना है यार, आपको एक लूप लगानी पड़ेगी, या फॉर लूप मान लो। तो मैंने फॉर लूप लगा दिया, और INT, तो मान लो मैंने लिख दिया i=0, i greater than 5 मान लो, ठीक है। तो 5 मान लो, i++ कर दे रहा हूँ, और देन मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा इसे, ठीक है। और प्रिंट टैब पे लिखूंगा %S या C, और देन उसको लिखूंगा ARR ऑफ i लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे में कुछ मतलब एरर नहीं आने वाला है, ऐसे में कुछ एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ठीक है ना यार। तो बेसिकली होगा ये कि यहाँ पर आप %S लगाओगे तो होगा नहीं, बेसिकली एरर आने वाला है प्रोग्राम पे। आपको क्या करना है, %C लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनपुट, अब इनपुट की जगह में आप %S भी लिख सकते हो, %C भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आपको %C लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ आई को, ठीक है। आई को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज नहीं, बस डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो हमारी जो आउटपुट हम चाह रहे थे बेसिकली वो आएगा हमारी आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी 5 कैरेक्टर है कुल मिलाकर, तो 5 कैरेक्टर आया है, BISWA, बस ये आया है, ठीक है। तो समझ सकते हो, अगर मुझे ये पूरा का पूरा कैरेक्टर प्रिंट करानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मुझे 8 यहाँ पर पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 हमारा अगर हम पास करेंगे तो हमारी जो आउटपुट हम चाह रहे थे बेसिकली वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने यहाँ पर डिक्लेयर तो किया 5, आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया 5, और यहाँ पर आपने इतना वैल्यू स्टोर कर दिया, ठीक है, वेल ब्रिलियंट। पर आप जब प्रिंट करना चाह रहे हो ना तो वो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 लिखोगे और रन करोगे तो हम जो शेप चाह रहे थे बेसिकली वो आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहे हो पॉइंट। कुछ एरर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपकी जो जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, या जो आपको थोड़ा इसमें मतलब, अगर जब आप खुद ही जब प्रोग्राम पे रन करते जाओगे ना तो मतलब वहाँ पर एरर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, पर आपके जब प्रोग्राम पे जब काम करते हो तो वहाँ पर एरर आया। तो मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि जब मैं वीडियो देख लेता उसके बाद जब हम खुद ही ट्राई करते थे उस टाइम हमें एरर आता था, ठीक है। तो आपको बस ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलो ये हो गई हमारी काम, तो इसे मैं हटा दूंगा, और कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है तो उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते मतलब यहाँ पर आपको एक हेडर फाइल लेना है, जो हेडर फाइल है हैज इंक्लूड string.h, ठीक है। आपको जब भी सी की प्रोग्राम करनी है या स्ट्रिंग की कुछ प्रोग्राम करनी है तो बस आपको ये हेडर फाइल लेना है जो है हमारी string.h, ठीक है। क्या है string.h, बस ऐसा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, ये वाला ले लेना है आपको, ये हेडर फाइल, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं आप, कुछ कैरेक्टर मान लो, यहाँ पर मैंने दे दिया कुछ भी मान लो। चलो हम एक काम करते हैं, कुछ भी हम कैरेक्टर दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मैंने ले दिया BISWAGIT, ठीक है, विश्वजीत दे दिया। और देन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ यार, लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जिसका नाम होता है strlen, मतलब स्ट्रिंग लेंथ। और उसके अंदर आपको क्या करना है,
आपकी जो एरे है या कुछ भी उसके अंदर आप रख रहे हो वैल्यू, तो उसको हमको पास करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ये फंक्शन यूज करोगे ये strlen, तो आपको ये हेडर फाइल देना पड़ेगा। अगर हेडर फाइल नहीं देते हो तो प्रोग्राम पे एरर आएगा, ठीक है। तो बस आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लो मैंने प्रिंट अप करना है तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बोल देगा, ठीक है। तो बस आपको %d लगानी है और देन क्या करना है, इसकी n लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एरे जो इतना साइज है या आपने जो स्ट्रिंग के अंदर जो रखा, अब 8 कैरेक्टर रखा, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि हाँ भाई तेरे स्ट्रिंग के अंदर 8 है, ठीक है। तो ये बोल देगा, बस आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज तो नोटिस की है कि इसके अंदर मुझे साइज पास करनी पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर साइज नहीं पास करूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी। देखो मैं साइज पास नहीं करूंगा, ठीक है, साइज में हटा रहा हूँ, ठीक है, साइज में हटा रहा हूँ, कुछ एरर आएगा नहीं, प्रोग्राम पे कुछ भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा, ये देखो यह 8 आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जे को हटा या टी को हटा रहा हूँ, ठीक है। तो टी को हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, हमारी 7th कैरेक्टर, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी 7th आएगा आउटपुट। समझ में आ रहा है कोई पॉइंट। चलो तो ये हो गई हमारी काम strlen। तो क्या करता है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो फाइंड कर देता है, बस ये वाला उसका काम है, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, जब सी प्लस में करेंगे C++ जब करेंगे तो उस टाइम मैंने अभी जो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, तो वहाँ पर मैंने जो हर फंक्शन की उसके मैं यूजेस वहाँ पर कर रखा हूँ, ठीक है। आपको बस टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी चलेंगे हम पॉइंटर की ओर। तो पॉइंटर क्या है, थोड़ा सोचो यार। पॉइंटर थोड़ा आपको ये अभी 10 मिनट ज़्यादा लूंगा, तो पॉइंटर उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटर बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं, बस स्टूडेंट को सम टाइम क्या करता है, स्टूडेंट को टफ लगता है। तो पॉइंटर आपको क्या करना पड़ेगा यार, पॉइंटर को देखो हम जब एक चीज लिखते हैं, आप कुछ भी मान लो, मतलब कुछ भी जब लिखते हैं तो उसे हम क्या करना पड़ता है, उसे हम इनिशियलाइज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है। जब हम कुछ भी लिखते हैं ना यार, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम पे एरर आता है। तो पॉइंटर को पहले इनिशियलाइज करते हैं। मतलब पॉइंटर मतलब क्या, पॉइंटर मतलब ये सोच सकते हो कि पॉइंटर कुछ किसी को पॉइंट कर रहा है, समझ में आ रहा है। और वो किसको पॉइंट करेगा उसके बारे में जान लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। कुछ भी मान लो, अगर मान लो एरे, मैंने लिख दिया क्या एरे, तो ये क्या करेगा, एरे को पॉइंट करेगा, ठीक है। मैंने लिख दिया पॉइंटर, तो पॉइंटर को इनिशियलाइज ऐसे करते हैं। अगर मान लो मुझे इंटीजर टाइप का मुझे पॉइंटर लेना है, बस आपको लिखना पड़ेगा इंट कीवर्ड, और देन आपको लिखना पड़ेगा एक एस्ट्रिक साइन, जो मल्टीप्लाई साइन के नाम में जाना जाता है, ठीक है। हमें जब यूज करते हैं वहां पर मल्टीप्लाई साइन ऐसे कर्म करते हैं, तो बस एस्ट्रिक साइन लिखना पड़ेगा, और उसके बाद पॉइंटर की नाम, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंटर की नाम, बस ये वाला चीज आपको लिखना पड़ेगा। और देन क्या होगा यार, और देन उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो कि हमने इसको पॉइंट कराया, ठीक है, हमने इसको पॉइंट कराया। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपको किसको पॉइंट कराया, क्या पॉइंट कराया, क्या नहीं, किसको पॉइंट कराया, बस उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो अगर मान लो मुझे एरे को पॉइंट करना है, तो बस मैं एरे लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिख दूंगा मैं, बस एरे लिख दूंगा। समझ आ रहा है पॉइंट, बस एरे का नाम लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, पहले ब्लॉक को वो क्या करेगा यार, पॉइंट करेगा। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको मैं समझने लगूँ तो मतलब 2-3 वीडियो लग जाएगा, मतलब 10-15 मिनट का वीडियो, मतलब 1 घंटा इसका लेक्चर हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंटर की, ठीक है। तो आपको जस्ट यही बोलना है कि पॉइंटर क्या करता है, किसी चीज़ को अगर मुझे पॉइंटिंग करना है, मुझे किसी को पॉइंट करना है, बस इसके लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर कुछ को पॉइंट करता है, तो किसको पॉइंट करता है उसके बारे में बताएंगे। पॉइंटर पॉइंट करता है किसी की एड्रेस को, समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो मैंने कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया INT C = 10, मैंने ऐसा लिख दिया, क्या लिख दिया यार, INT C = 10 मैंने लिख दिया, तो होगा क्या, थोड़ा सोचो। अगर मैंने INT T लिख दिया 10, तो ये पॉइंटर क्या कर सकता है, ये मैंने जो लिखा ना C, तो C का एड्रेस रख सकता है। एड्रेस मीन व्हाट, एड्रेस मीन व्हाट, एड्रेस मीन ये कि एक जब हम एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो क्या करता है, सी, अगर मैं कंपाइलर की बात करूँ कि सी प्रोग्राम को अगर मैंने रन कर दिया तो क्या करेगा, ये जो वेरिएबल मैंने लिख दिया, अगर मान लो मैंने कुछ नंबर, 2 नंबर को ऐड करना चाह रहा हूँ, INT A INT B लिख दिया मैंने, तो A और B को जगह चाहिए ना, अगर मैं रन करूंगा तो प्रोग्राम में उसको जगह चाहिए ना, ठीक है ना। मेमोरी में, प्रोग्राम में नहीं, मेमोरी में उसका जगह चाहिए, और जगह में रह मतलब एक जगह में वो रहेगा। अगर वो जगह में रहेगा तो उसका कुछ एड्रेस होगा। हम जब घर में रहते हैं तो हमारी घर का जगह का नाम होता है कि हाँ तू ये जगह में रहता है, इसका एड्रेस ये वाला है। तो बस ये ऐसा, बस ऐसा ही मान सकते हो कि एक चीज को बस मुझे एड्रेस करानी है, ठीक है ना, तो इसका कुछ एड्रेस होगा। तो इसलिए आपको ये ऑपरेटर है, ये एम्परसेंड ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं हम एड्रेस, ठीक है।
तो इसको हम एड्रेस बोलेंगे और ये वाला है एम्परसेंड, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि पी में हम रख रहे हैं सी का एड्रेस, मतलब मेमोरी में जिसकी मतलब जैसा जगह है बस उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कोड ब्लॉक चलते वहां पर काम करते हैं। तो देखो यार मैं जस्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ जो है हमारी, मैंने लिख दिया INT a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 10 और मैंने लिख दिया INT इंडिया टाइप को मुझे पॉइंट लेना है p, ठीक है। तो मैंने p लिख दिया और p इज इक्वल्स टू मैं क्या करता हूँ एड्रेस ऑफ a, ठीक है, बस ऐसा लिख दिया। और अभी मैं प्रिंटफ एक स्टेटमेंट लगाऊंगा, प्रिंटफ %d और देन उसके बाद मैं क्या करूंगा यार, उसके बाद मैं p को मैं जस्ट प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो p में क्या होगा, जो हमारी a है इसकी एड्रेस रहेगी। देखो क्या एड्रेस आ रहा है, एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसमें कुछ भी है क्या। p क्या कर रहा है, p a की एड्रेस, मतलब a जिस जगह में है उसका एड्रेस दे रहा है, मतलब क्या ये वाला, ठीक है ना, ये वाला समझ में आ रहा है पॉइंट। तो अगर मैं इसे हटा दूं और इसकी जगह में अगर मैं ए ले आऊं, ए नहीं एड्रेस ऑफ ए ले आऊं, तो क्या आएगा, मतलब पी की जो वैल्यू था ए भी, ए में भी मतलब पी में जो हमने सी आउट कराया, पी की जो मतलब चीजें थी, मतलब पी के अंदर जो वैल्यू था, वैल्यू नहीं पी के अंदर मतलब ए की जो एड्रेस था वो पी की वैल्यू है, तो पी के अंदर जो हमने रखे थे, तो ए एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू तो मैं पी पे रखा था, मतलब ए ऑफ एड्रेस की जो वैल्यू है वो पी में भी है। बस मैं अगर रन करूंगा तो हमारी जो सेम वैल्यू आ रहा है, देखो जो हम मतलब अभी जो आ रहा था उसके कुछ टाइम पहले तो बस वैसा आ जा चुका है, ठीक है। तो मैं इसे सीधे हटा देता हूँ और अभी जो हम काम करने वाले हैं वो है क्या कि यहाँ पर मैं एक ऐसा काम कराऊंगा जो आपको देखकर शायद थोड़ा घबरा जाओगे। बस मैं क्या लिखूंगा, एस्ट्रिक ऑफ पी, और मैं रन करूंगा। तो एक चीज नोटिस करो, मैंने क्या लिखा, पी था, पी के अंदर मैंने एस्ट्रिक लगा दिया, मतलब ये वाला मैंने ले लिया और मैं जस्ट उसे मैं प्रिंट आउट कर दिया, मतलब सी आउट कर दिया या प्रिंट आउट कर दिया, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, समझ आ रहा है पॉइंट। बस आपको ये थोड़ा ध्यान देना है, ये कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जब C++ पढ़ाई जाएगी बस आपको ये तब यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो बस मैंने लिखा क्या है, INT a इक्वल्स टू 10 और INT एस्ट्रिक p, ठीक है, और p में रख दिया a की एड्रेस, और मैंने यहाँ पर p की वैल्यू, अगर p की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो एड्रेस ऑफ p, अगर मैं p की वैल्यू बात करूँ तो मतलब p की वैल्यू जो वैल्यू है बस, और जो मतलब जो p की वैल्यू है वो हमारी ए ऑफ एड्रेस में भी रखा जाएगा, और मतलब एड्रेस ऑफ ए तो ऑलरेडी है ही हमारी, क्योंकि एड्रेस ऑफ ए ही वैल्यू हम p पे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान है। तो अभी यार हमारी जो वीडियो है मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, हमारी जो कोर्स था ये बिगिनर फॉर बिगिनर, तो यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा यार, ठीक है। और अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक जरूर किएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। और जो C++ की कोड्स है, मतलब C++ और उसकी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, ठीक है, तो मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर थोड़ा भी अगर एफर्ट मार रहे हो ना तो आपकी काम चल जाएगा यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर थोड़ा भी आप मतलब ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। तो होता क्या यार, एक मतलब पहले जब एक कोडर मतलब एक जो कोडिंग करना चाह रहा है तो वो पहले क्या क्या काम करता है, पहले वो ऐसा काम करते हैं कि पहले वो प्रोग्राम लेकर बैठ जाते हैं और उसकी प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है एरर, ठीक है। मैंने जो मतलब समझ सकते हो, मैंने जो मतलब 2-3 बार जो एरर आए हैं, ठीक है ना, वो लाल वाला जो दाग आया है तो बेसिकली उसे हम एरर बोलते हैं। तो वो एरर आती है और देन क्या होता है, प्रोग्रामर को या जो कोडिंग करना चाह रहे हैं तो उसके वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस ध्यान देना है, इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब C++ जब कोर्स कराऊंगा वहाँ पर आपको क्या बोलो यार, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज लेना है बस, तो मैं आपको मतलब जितना भी नॉलेज होता है एक बीटेक की इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर जो कोडिंग करना चाह रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जितना भी रिक्वायरमेंट स्किल चाहिए मैं आपको देने के लिए यहाँ हूँ, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी, मतलब जो बेल आइकॉन होती है तो उसे भी दबा लो यार, ठीक है, ताकि मेरी जो मैं जब वीडियो छोड़ूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज यहाँ पर समाप्त करूंगा, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।